है कि आप लोगों को पूरे का पूरा किसके बारे में समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कंप्यूटर। किसके बारे में समझना है, कंप्यूटर के बारे में समझना है कि जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। अब कंप्यूटर है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है कंप्यूट और एक होता है ईआर। ईआर का मतलब होता है कोई डिवाइस, डिवाइस को ईआर बोल देते हैं, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन। अब नॉर्मली लोगों को लगता है कि जो डेस्कटॉप है या जो लैपटॉप है इसी को कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर एक डिवाइस के लिए यूज होती है, यू कैन कॉल इट कंप्यूटर एज वेल। आपका फोन भी आपका कंप्यूटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी डिवाइस जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन कर सकती है उसको कंप्यूटर बोला जाता है, ना कि डेस्कटॉप को या लैपटॉप को। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं। जो कैलकुलेटर है वो भी आपका कंप्यूटर है, जो आपका फोन है वो भी आपका कंप्यूटर है, जो आपका आईपैड है वो भी आपका कंप्यूटर होता है, राइट। सो परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर से आप ये सारे काम कर सकते हो। कंप्यूटर को आप इंफॉर्मेशन देते हो, कंप्यूटर को आप इनपुट देते हो, उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो आप लोगों को एक आउटपुट देता है, मतलब आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। कंप्यूटर का फादर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है आज के समय में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसका फादर बोला जाता है किसको, चार्ल्स बेबेज को। किसका बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और जो दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन सा था, एनियाक। एनियाक है वो वर्ल्ड का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। और जो एमआईटी है उन्होंने जो विल की पहली कंप्यूटर मतलब विद रैम है उसको इंट्रोड्यूस किया था, कौन से ईयर में, 1955 में। मतलब 1955 से पहले के जो कंप्यूटर थे उसमें रैम नहीं होती थी, तो रैम का जो कंसेप्ट है वो एमआईटी के द्वारा जो वर्ल्ड मशीन इंट्रोड्यूस की गई थी 1955, उसके अंदर इन्होंने पहली बार रैम को इंट्रोड्यूस किया था। किसको इंट्रोड्यूस किया था, रैम को इंट्रोड्यूस किया था। अब कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली पता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आप लोगों को यह बात मालूम है कि कंप्यूटर की स्पीड है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सेकंड्स में हो जाती है। एक्यूरेसी है, कंप्यूटर है वो अगर उसमें कोई माल फंक्शनिंग ना हो, उसके अंदर कोई एरर ना हो, तो कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट है वो नहीं देगा। दूसरा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब कंप्यूटर पे भरोसा किया जा सकता है कि कंप्यूटर रिलायबल है, रिलायबल को मतलब माना जा सकता है। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। दूसरा मेमोरी और स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक होती है मेमोरी, एक होती है स्टोरेज। मेमोरी होती है ये आपकी ना प्राइमरी मेमोरी, जिसको वर्किंग मेमोरी बोला जाता है। इसको वर्किंग मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना उसको हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते हैं, कंप्यूटर की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की स्पीड को, कंप्यूटर के एक्सेस टाइम को कम करने के लिए वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल होता है। और दूसरी आ जाती है स्टोरेज कैपेसिटी, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो बेटा, इसके अंदर आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, यू कैन स्टोर द डेटा। उसके बाद वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, वर्सेटाइल, जैसा काम हो, मतलब आपको टाइपिंग करना, आपको गेम्स खेलना, आपको मूवीज देखना, आपको इंटरनेट चलाना है, हर तरीके का काम आप इंटरनेट पे कर सकते हो। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक तरीके से आप लोग कमांड देके ना, जैसे एक्सेल में आप देखते हो ऑटोमेटिक कमांड देके सब काम करवा सकते हो। डिलीजेंस है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। आप सारा दिन चाहे कंप्यूटर पे काम करते रहो, अगर आप सारा दिन भी कंप्यूटर पे काम करते रहोगे तो भी कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ये आपको बोलेगा कि भैया जितना काम करवाना है मैं कर दूंगा। उसके बाद कन्वीनियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वो जैसे आप इसको चाहो। और आजकल तो इतना कन्वीनियंस हो गया है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो अपना लैपटॉप है वो अपने साथ रखते हो, कहीं पर भी जाते हो तो अपना लैपटॉप अपने पास रखते हो, अपने साथ रखते हो, ताकि उस लैपटॉप की सहायता, उस लैपटॉप की हेल्प से आप अपना जो काम है उसको क्या कर सको, निपटा सको। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो स्टार्टिंग में हमें समझना है। अब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास तीन बेसिक टर्म्स होती हैं जो आप लोगों को समझनी होती है, थ्री बेसिक टर्म्स। इसको आप आईपीओ भी बोल देते हो, आई तो पी लिख रहा हूं, आईपीओ। इसको आप आईपीओ से अंडरस्टैंड कर सकते हो, यू कॉल इट आईपी, आईपीओ। आईपीओ का मतलब क्या हुआ, आई मतलब इंफॉर्मेशन, सॉरी आई मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेसिंग, और ओ का मतलब आउटपुट। तो जो कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग है उसमें ये तीन चीजें होती हैं। कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग में ये तीन चीजें होती हैं। अरे मेरे एंड से वॉल्यूम बिल्कुल सही है, आप अपने एंड से बढ़ाओ। तीन चीजें होती हैं। एक, कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर को इनपुट देने का मतलब आप कंप्यूटर को एक कमांड देते हो, और वो कमांड होती है डेटा। और जो डेटा होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, डेटा इज ऑलवेज इन रॉ फॉर्म। जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो हमेशा रॉ फॉर्म में दिया जाता है। जो भी कंप्यूटर को कमांड दी जाती है वो रॉ फॉर्म में दी जाती है, मतलब वो सॉलिड नहीं होती है, उसको भी प्रोसेस करना होता है। उसके बाद फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ कि उस पर फोकस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। जैसे अगर आपने प्लस करने की कमांड दी जाती है तो कंप्यूटर के अंदर जो प्लस करने वाला एलिमेंट है वो उसको प्लस करेगा, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वाज कलेक्टेड अर्लियर टू आउटपुट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। और देन प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है दैट इज आउटपुट। आउटपुट का मतलब है जो आपको रिजल्ट, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है वो किस फॉर्म में आपको निकलता है, वो रिजल्ट की फॉर्म में आप लोगों के सामने निकल के आता है। किस फॉर्म में निकल के आता है बेटा, रिजल्ट की फॉर्म में निकल के आता है, क्योंकि आप वो काम करवाना चाहते थे। आपने एक प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, तो आपने उस प्रोग्राम को रॉ फॉर्म में डाला। उसके बाद जहां पर उसकी प्रोसेसिंग है, सी प्लस प्लस है, जावा, जहां पर भी है वहां पर उसको प्रोसेस किया गया, और फिर एग्जीक्यूट होने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट है। जैसे वो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे नजर आया तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज योर आउटपुट। ठीक है। अब कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, सिंपल, बहुत स्पीड होती है, हाई स्पीड से काम करता है, एक्यूरेसी होती है, इजी टू एक्सेस है, ऑटोमेशन हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज होता है। अब यहां पर एक और चीज भी समझ लीजिए साथ ही साथ, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, आप मुझे बताओ। आप मुझे बताओ कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, बताइए। सर बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हो आप इसको, बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप लोग इसको मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप कंप्यूटर को कमांड दोगे वो कंप्यूटर को समझ आनी जरूरी है।
तो अगर तो आप उसको बाइनरी में कमांड दिया, बाइनरी का मतलब क्या होता है 1 और 0, मतलब 1 का मतलब होता है ऑफ एंड सॉरी 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जब आप कंप्यूटर को कोई कमांड दे रहे हो तो वो 0 और 1 की फॉर्म है, मतलब कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा में चीजें समझ आती हैं। अगर 0 और 1 की भाषा में नहीं कमांड दोगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा। लेकिन सर दिक्कत है कि अगर हम कंप्यूटर को इंग्लिश में कमांड दें, अगर हम चाहें कि हमारा तो प्रोग्राम है वो इंग्लिश क्या है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा? तो अगर आप बाइनरी के अलावा और किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कमांड दे रहे हो किसी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ही दे रहे हो, यहां पर जो कमांड दी जा रही है वो किसमें दी जा रही है, वो इंग्लिश में दी जा रही है। तो पहले इस इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, पहले इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम लैंग्वेज कन्वर्टर। उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लैंग्वेज कन्वर्टर। और कौन कौन से लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है जी, तो ये कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है। कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, तो अगर आप उसको कमांड दे रहे हो जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। अगर वो उसको समझना चाहता है तो फिर उसको किसमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसी लैंग्वेज के अंदर कमांड देनी पड़ेगी, या फिर उसको उस कमांड को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो फिर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर। उसके बाद आता है डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली आप क्या बोलते हो कि जो डेटा होता है, डेटा हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। रॉ का मतलब क्या हुआ, नॉट मीनिंगफुल, मीनिंगफुल नहीं होता। जो डेटा होता है वो हमेशा रॉ फॉर्म में, जैसे कच्चा माल होता है ना, रॉ मटेरियल होता है, तो जो डेटा होता है वो हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ है कि इसके अंदर कंप्यूटर को जब रॉ कमांड दी जाती है ना तो वो प्रोसेसिंग से पहले होता है। जैसे कच्चा माल होता है ना, आप इसको कच्चे माल की तरह समझो, आधा चावल पूरे चावल, ऐसे होता है कच्चा माल। जो डेटा होता है वो कच्चा माल की तरह होता है, मतलब उसको प्रोसेस करेंगे तो वो रिजल्ट देगा, उसको आप चेंज करोगे तो वहां से रिजल्ट आएगा। लेकिन नॉर्मली डेटा अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता, तभी तो प्रोसेसिंग। देखो, अगर डेटा की अपनी कोई वैल्यू हो, डेटा अपने लिए कोई मीनिंग रखे, तो फिर तो उसको प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दूसरी भाषा में इसको समझने की कोशिश करो तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की तरफ इसको रिलेट करो कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी से इसका जब मीनिंग निकलता है तो ये सेकेंडरी बन जाता है। या उसी तरीके से बोला जाए कि जब रॉ डेटा पे कोई इंफॉर्मेशन रॉ पे प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो डेटा होता है वो आपका क्या बन जाता है, दैट बिकम्स योर इंफॉर्मेशन। वो आपका पूरे का पूरा क्या बन जाता है, वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो ये लिखा हुआ है ना, माइट बी मीनिंगलेस, इसका अपने हिसाब से कोई मीनिंगलेस नहीं होता है, और ये अनप्रोसेस्ड होता है, और इसको डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हुआ है ना, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हो आप इसको, अनस्ट्रक्चर्ड, आप इसको क्या बोल सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड बोल सकते हो, यू कॉल इट अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन वहीं पर जब मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन की, वहीं पर जब मैं बात करता हूं इंफॉर्मेशन की, तो इसका ऑपोजिट होगा, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड सो दिस विल बी स्ट्रक्चर्ड, दिस इज मीनिंगलेस दिस इज मीनिंगफुल, एंड दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो ना, सब उसके ऑपोजिट होता जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो ये मीनिंग आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो डेटा है और जो हमारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब एग्जाम में जिसके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो ये है कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर, कलेजा, जो कुछ भी आप बोल सकते हो। कंप्यूटर कैसे काम करता है? अच्छा चलो आप मेरे को बताओ, हम आंखों से देखते हैं या दिमाग से देखते हैं? मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, हम आंखों से देखते हैं या दिमाग से देखते हैं? एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप इस टॉपिक को रिलेट कर पाओगे कि हम अपनी आंखों से देखते हैं या अपने दिमाग से देखते हैं। कुछ लोग बोले आंखों से देखते हैं, कुछ लोगों को बोलता है कि हम दिमाग से देखते हैं। अब इसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। असल में हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हम अपने दिमाग से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है वो उस तरीके का क्यों है, वो उस तरीके का क्यों नजर आ रहा है, या उसका वो मीनिंग है, वो आंखें नहीं बना रही, वो उसका दिमाग बना रहा है। आपका दिमाग या हमारा दिमाग है, वहां से सिग्नल जाता है। मतलब मैं आपको बोलता हूं कि आपको भूख पेट में लगती है या दिमाग में, फिर भी बोलोगे सर पेट में नहीं, दिमाग में लगती है। समझ रहे हो ना, मतलब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि आपकी पूरी बॉडी कहां से कंट्रोल हो रही है, दिमाग से कंट्रोल हो रही है। उसी तरीके से कंप्यूटर कहां से कंट्रोल होता है, सीपीयू से होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हो। क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू क्या होता है बेसिकली, जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जिसके अंदर आपके पास माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, आप क्या करते हो, कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हो, उसके बाद कंप्यूटर के सीपीयू के पास वो इंफॉर्मेशन जाती है और उसके बाद वो आउटपुट है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, आउटपुट कहां पे दिखता है, आप लोगों के मॉनिटर पे दिखता है या फिर आप लोगों के प्रिंटर पे आप लोगों को आउटपुट है वो नजर आता है। ठीक है, बाहर की तरफ है वो आप लोगों को क्या आता है, चीजें नजर आती है। अब यहां पर क्या क्या है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो कुछ भी हो रहा है वो यहां से होके ही होगा। मतलब जैसे हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, तो 5 ज्ञान इंद्रियां अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती,
उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है अगर दिमाग उनको हेल्प नहीं करे। समझ लो, मतलब उनका दिमाग काम नहीं, दिमाग जैसे भी किसी बंदे को दिख नहीं रहा है तो इसका क्या रीजन है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से देख नहीं पाते या किसी रीजन की वजह से कुछ लोगों की आई साइट है वो चली जाती है, उसका मतलब क्या होता है? उसका सिंपल मतलब यही होता है कि उनके माइंड का, उनके दिमाग का, उनकी आंखों के साथ जो कनेक्शन है वो खत्म हो चुका है। राइट? तो अगर मेरे को, जैसे आप बोलो कोमा में बंदे बैठे हुए, कोई बंदा कोमा में चला जाता है, उसको फिर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसको दर्द भी नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, क्यों? क्योंकि ये सब चीजों के लिए सिग्नल दिमाग से जाता है और जब कोमा में है तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। इसलिए तो इसके अंदर हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे टीचर होता है क्लास में कंट्रोल, तो वो क्या करता है? क्लास में बच्चों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कि कोई बच्चा शोर तो नहीं मचा रहा, कोई बच्चा फालतू में क्लास में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, वो बात। दूसरी होती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यहां पर कौन सी मेमोरी होती है? यहां पर प्राइमरी मेमोरी होती है। मतलब जो भी आप कमांड देते हो तो सबसे पहले कहां पर जाती है? वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में चली जाती है। वो कहां पर जाती है बेटा? वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाती है, जिसको आप मेन मेमोरी या रैम भी बोल सकते हो। रैम बोल सकते हो या आप इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हो। आप इसको मेन मेमोरी बोल सकते हो, आप इसको रैम भी बोल सकते हो। यहां पर डेटा स्टोर होता है या इसको डायरेक्टली कंप्यूटर प्रोसेस करता है। उसके बाद एक बीच में आता है आलू। अब बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं कि सर ये आलू लिखा हुआ है। देखो भैया, आलू तो नहीं लिखा हुआ है, ये ALU लिखा हुआ है। अब ALU का मतलब क्या हुआ? ALU दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ALU, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो भी मैथ्स के प्लस, माइनस, गुणा, डिवाइड, ये फंक्शंस हैं वो यहां पर अरिथमेटिक यूनिट में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? वो अरिथमेटिक यूनिट में किया जाता है। मतलब जो भी कैलकुलेशन वाला काम आएगा वो सीपीयू के अंदर मेमोरी के पास जाएगा, मेमोरी से कहां पर चला जाएगा? वो अरिथमेटिक यूनिट के पास चला जाएगा कि भैया अरिथमेटिक का काम है ये। और लॉजिकल काम, जो भी कंपैरिजन करना, मोर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, कंपेयर करना, ये सारे काम कहां पे होते हैं? ये सारे के सारे काम आपके कौन सी यूनिट में होते हैं? लॉजिक यूनिट में हो जाते हैं। ये सारे काम कहां पर हो जाते हैं बेटा? ये आपके लॉजिकल यूनिट होते हैं। जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं वो लॉजिकल यूनिट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे लॉजिकल फंक्शंस कहां पे परफॉर्म किए जाते हैं? लॉजिक यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर की फंक्शनिंग है। बेसिकली आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, उसके बाद इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है वो सारे प्रोग्राम को कंट्रोल करती है। अरिथमेटिक यूनिट है जो अरिथमेटिक से, मैथ से रिलेटेड काम करती है। लॉजिक यूनिट है जो कंपैरिजन वाले काम करती है। और मेमोरी यूनिट है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। मेमोरी यूनिट है जिसके अंदर आप डेटा को संभाल के रखते हो। ठीक है, चलिए ऐसे तो तुम समझदार हो। उसके बाद आता है कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बारे में सवाल कि कंप्यूटर डेवलप कैसे हुआ। मतलब आज जो हमारे को जो कंप्यूटर नजर आ रहा है वो कैसे नजर आता है। अगर आप सबसे एंशिएंट टाइम की बात करो तो सबसे पहले अबेक्स। अबेक्स 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 क्या है? आप लोगों ने आज के समय में भी देखा होगा, छोटे बच्चों को जो प्लेवे होता है ना, प्लेवे में सिखाया जाता है, वो अबेक्स होता है जिसपे ऐसा एक वो स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है जिसमें बॉल्स वगैरह लगाई जाती है, जिसमें लगा होता है ना बच्चों को काउंटिंग वगैरह सिखाने के लिए। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसको कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो सबसे पहले वर्ल्ड में अबेक्स आती है। अबेक्स का मतलब क्या है कि यहां पर देखा जाता है कि भैया ये किस तरीके से काम किया। सिंपल की कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए सबसे पहले अबेक्स का इस्तेमाल हुआ पुराने समय में। ठीक है, पुराने समय में अबेक्स का क्या हुआ था? इस्तेमाल हुआ था। ठीक है जी, अबेक्स का सबसे पहले दुनिया में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आजकल भी यूज होता है। तो ये कहां पर यूज हुआ था? ये सबसे पहले चाइना के लोगों ने इसको निकाला था। चाइना निकाला, फिर भी इतनी देर से चल रहा है। तब चाइना का माल खराब नहीं होता था ना, वो तो बाद में खराब हुआ। ये हुआ। उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में कैलकुलेटर आ गए। कौन कौन सा? पास्कल का पासलाइन था और लेविन्स का स्टेप रेकनर आया था, जिसने थोड़ा सा और कैलकुलेशन को सोफिस्टिकेटेड कर दिया। मतलब एक सिस्टम आया, एक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर, मतलब एक मशीन की फॉर्म में आ गए। अब अबेक्स तो थोड़ा सा पुराना था, उसमें तो कोई वो नहीं था, वो तो एक घर में ही बनाया हुआ सिस्टम था। लेकिन उसके बाद जब पास्कल का पासलाइन कैलकुलेटर आता है या फिर लेविन्स का स्टेप रेकनर, ये बेसिकली कैलकुलेटर थे। ठीक है, दीज आर द कैलकुलेटर। शुरुआत में कैलकुलेशन जिसमें आप, फिर उन्होंने जोड़ घटाव माइनस वगैरह की चीजें भी क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 19वीं सेंचुरी आती है, वहां पर कंप्यूटर अपनी मेन शेप में आता है, जिसके अंदर चार्ल्स बेबेज है। उसने आपका एक एनालिटिकल इंजन, मैकेनिकल जनरल पर्पस के लिए क्या किया? कंप्यूटर को बनाया गया। ठीक है, उसने एक दो मशीन्स बनाई थी, जिसके अंदर से एक एनालिटिकल इंजन नाम की जो मशीन है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में बड़े बड़े कंप्यूटर आ गए, जैसे ना इनैक जो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन उस टाइम पे जो डिजिटल कंप्यूटर होते थे उनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती थी? सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि वहां पर वो बहुत जगह घेरते थे, मतलब बहुत ज्यादा उनको स्पेस चाहिए होती थी। राइट, जो भी आपके कंप्यूटर होते थे ना उस टाइम पे, वो बड़े बड़े रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। 1 MB की हार्ड ड्राइव जो होती थी ना, वो फ्रिज जितनी बड़ी होती थी, फ्रिज से भी बड़ी। आप सोचो 1 MB डेटा स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव होती थी, फ्रिज से कूलर जितनी बड़ी। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे फिर कंप्यूटर की जनरेशन है वो आगे डेवलप होती गई। अब तो आप लोगों ने देखा होगा जो वर्चुअल रियलिटी है, वो चाइना वाला जो ऐसे दो आंखों पे भी मशीन लगा के आप ऐसे हवा में भी कर सकते हो। ऐसे तो इंडिया में आ गया है, मतलब अभी तो टेस्टिंग फेज पे है। लेकिन आप ये देखिए 2025 तक मोस्ट प्रोबेबली 2025 के एंड तक, दिसंबर 2025 तक एप्पल्स की वो सारी मशीन्स आ जाएंगी जिसने वर्चुअल रियलिटी को सच्चाई बना देना है एकदम से। बस आप उसको ऐसे चश्मे की तरह वियर करोगे, उसके बाद आप ऐसे, मतलब इतना प्राइवेसी हो जाएगी, इतनी सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये चीज अभी तो एक और मैं आप लोगों को बताता हूं, इनोवेशन के बारे में बताता हूं। मैं अभी कल परसों ही देख रहा था, एक चाइना वालों ने वो चश्मा निकाला, मे भी शायद आपने भी वो ऐड देखी होगी। चश्मा निकाला है
उस चश्मे का क्या रोल है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, खास करके कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे लोग मिले होंगे, खास करके मैं खुद बॉय हूं लेकिन इस बात के साथ मैं एग्री करता हूं कि खास तौर पे जो जैसे बस में ऑटो में लड़के बैठे हुए होते हैं ना, उनको दूसरे लड़कों के फोन में झांकने की या दूसरी लड़कियों के फोन में झांकने की बड़ी घटिया सी आदत होती है, सबसे बेकार आदत होती है। मतलब जैसे आप बैठे हुए हो, आपके साथ में कोई आगे बगल में लड़का या लड़की बैठ गया, भाई हर किसी का अपना पर्सनल फोन है जो कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन लोगों को आदत है ना देखने की, अच्छा किसके साथ बात कर रही है, अच्छा कैसे चैट कर रही है, अच्छा गाने सुन रही है, ऐसी आदत होती है। तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ये हर जगह पे है। तो उस चीज को सही करने के लिए ना चाइना वालों ने एक ऐसा चश्मा निकाला हुआ है जिस चश्मे के थ्रू आपके फोन के साथ वो एक वो देते हैं, गार्ड देते हैं, मतलब जैसे आपका स्क्रीन गार्ड होता है, तो जैसे आपके उस पर स्क्रीन गार्ड लग जाएगा तो वो एकदम से ब्लैक हो जाएगा, मतलब उस पर कुछ नहीं दिखेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन जब आप उस चश्मे से देखोगे तो फिर वो आपको सब कुछ नजर आएगा। मतलब प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मशीन है या ये जो ऐनक है या चश्मा है वो आया है, ठीक है। मतलब ये चश्मा पहन के आपको सब कुछ नजर आएगा लेकिन किसी दूसरे को कुछ नजर नहीं आएगा। हो सकता है शायद उन्होंने बादशाह फिल्म से आइडिया चोरी किया हो, बादशाह में थोड़ा अलग कंसेप्ट था, लेकिन ये भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। उसके बाद फिर 20वीं सेंचुरी के अंदर तो इंटरनेट का रेवोल्यूशन आता है, जिसके थ्रू कंप्यूटर से हम डेस्कटॉप की तरफ बढ़ जाते हैं, इंटरनेट पे किस तरीके से चीजें चलती हैं। और देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 21वीं सेंचुरी जो अभी चल रहा है, 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में क्या हुआ? 21वीं शताब्दी में तो भैया एआई आ चुका है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ चुकी हैं, टैबलेट्स आ चुके हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है, इतनी सारी चीजें हैं वो आ चुकी हैं आज के समय। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये कुछ हिस्ट्री है कहां से कंप्यूटर की शुरुआत होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर के कुछ टाइप्स। कंप्यूटर के कुछ टाइप्स है ना, कंप्यूटेशनल मेथड्स या टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर के कुछ टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास दो तरीके के कंप्यूटर आते हैं, डिजिटल आता है, एक एनालॉग आता है, एक हाइब्रिड आता है। डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? जिस कंप्यूटर को आप यूज कर रहे हो, जिसको आप यूज कर रहे हो, मतलब ये जो हमारा बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो यूज करता है, उस कंप्यूटर को क्या बोला गया कि ये वाला आप लोगों का जो आप नॉर्मल कंप्यूटर यूज कर रहे हो। यार आज पीपीटी थोड़ी ब्लर नहीं लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ी सी पीपीटी ब्लर है यार, क्या दिक्कत क्या है? मैं वही सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बट चलो कोई बात नहीं, कल थोड़ा मैं चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं यहां पर बता देता हूं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो नॉर्मल आप लोगों के कंप्यूटर जहां पर कॉन्टिन्यूस डेटा का फ्लो होता है। डिजिटल समझ रहे हो ना, जहां पर डेटा का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, या सॉरी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, डिजिटल एनालॉग के अंदर कॉन्टिन्यूस होता है, यहां पर डिस्क्रीट होता है। ठीक है, उल्टा बोल दिया था, डिस्क्रीट होता है। और जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग फिजिकल क्वांटिटीज फॉर द कैलकुलेशंस, जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग की एग्जांपल क्या है? जैसे आप ये सीपीयू, सॉरी सीपीयू आ गया, क्या बोलते हैं जो जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक बिजली बढ़ाने वाला रेगुलेटर, जैसे रेगुलेटर होते हैं, तो वो चीज, तो जो रेगुलेटर टाइप की चीजें आती हैं जहां पर कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, किसका? सर्किट का, करंट का, तो वो एनालॉग टाइप के कंप्यूटर होते हैं। और जहां पर डिस्क्रीट फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होता है, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, वो एनालॉग हो गए। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? वो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैं कल इसको सही कर लूंगा बेटा, कल की क्लास में इसको मेक श्योर करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन आज मैं फिर भी जो चीजें ब्लर है थोड़ी बहुत पीडीएफ में तो नजर आ जाएगी, जब आप डाउनलोड करोगे थोड़ा सा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीजें आप लोगों को लिख के भी बता रहा हूं। तो कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड में क्या होता है? जहां पर आप लोगों को डिस्क्रीट सिग्नल्स की भी जरूरत होती है और आपको कॉन्टिन्यूस सिग्नल की भी जरूरत होती है। डिस्क्रीट की भी जरूरत होती है और कॉन्टिन्यूस की भी जरूरत होती है। कैसे? डिस्क्रीट कौन से होते हैं? डिस्क्रीट है 0 और 1, कॉन्टिन्यूस है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। आपने आईसीयू में देखा होगा, भगवान ना करे कभी आप आईसीयू को देखो, लेकिन आपने मूवीज में इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो मशीन्स होती है उस पे ऐसे जो डेटा का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है, मतलब वो कौन सा होता है? वो एनालॉग होता है, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर भी होता है जिसके अंदर सारी कैलकुलेशंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वहां पर एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इसका, एनालॉग और डिजिटल का। ठीक है, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड, जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या किया जाता है बेटा? इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए? तो ये 3 तरीके के। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर हुआ, ये जो बिजली सर्किट वाले जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब एनालॉग आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर करंट का कंटीन्यूअस फ्लो होता है। ठीक है जी, थर्मामीटर के अंदर या बाकी के जो डिजिटल थर्मामीटर वगैरह आते हैं ना, तो वो एनालॉग सिस्टम पे काम करते हैं। आ जाता है साइज। देखो सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर हैं जो नासा वगैरह से यूज किए जाते हैं, नासा वगैरह में यूज किए जाते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में है ना। तो सुपर कंप्यूटर होते हैं जो अल्ट्रा पावरफुल मशीन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जगह पर होते हैं, बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े रूम्स के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो वो क्या होते हैं? वो सुपर कंप्यूटर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं, किसी रॉकेट को लॉन्च करना है ना, वेदर फोरकास्ट करना है, नासा का कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए। ये आप लोगों ने देखा होगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। एक मूवी आई थी, यू कैन सी मी, ऐसा कहता है, कैन यू सी मी, पता नहीं, यू कैन सी मी, ऐसा, यू सी मी, ऐसा, ये थी ना, 2 पार्ट आए हुए उसके, बहुत, वो मैजिशियंस पे है, अगर आपने वो देखी है, यू सी मी, ऐसा करके 2 पार्ट आए हुए। उसके अंदर वो एक चोरी करने के लिए जाते हैं एक सुपर कंप्यूटर के रूम में। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं बेटा? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जहां पर हजारों लोगों को एक ही टाइम पे सर्वर को एक्सेस करना होता है।
1000 से ज्यादा लोगों को जब एक ही टाइम पे कंप्यूटर को एक्सेस करना होता है तो ये कंपनी लेवल पे हो जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग एक ही समय पे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब 1000 लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर भी सेम मेन फ्रेम की तरह ही होता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर के अंदर मतलब ज्यादा लोग नहीं है, 400, ये जो आपका रेलवे काउंटर वगैरह का काम होता है ना, जो बैंकिंग का सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहां पर जहां पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, वो 300-400 तक ही होते हैं, वो चीज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब ये माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है, जो जैसे पीडीएफ जो आप लोगों को डेस्कटॉप हो गया, हाई लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, जो आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप, उसके बाद आ जाएगा डेस्कटॉप। तो दीज आर नथिंग, दीज आर द पर्सनल कंप्यूटर्स। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो ये साइज और कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे कंप्यूटर्स को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आता है पर्पस के लिए, कुछ जनरल पर्पस होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं। जनरल पर्पस है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो हर जगह पर मतलब हर इंसान अपने हिसाब से यूज करता है। जनरल पर्पस है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, गेमिंग वगैरह के लिए सब यूज करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं ना, इसको आप कस्टमाइज भी बोल देते हो। अब कस्टमाइज का मतलब क्या हुआ, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए कस्टमाइज करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास कंप्यूटर है वो कस्टमाइज कंप्यूटर है, वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, काफी महंगा है, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर से शायद 3 गुना या 4 गुना महंगा होगा। उसका रीजन क्या है कि उसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाया है कि अगर मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है तो भैया उसमें ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, मुझे उसको रैम क्या है, तो अगर मुझे 8 GB या 16 GB की रैम चाहिए, मुझे उसके अंदर इंटरनल मेमोरी 2 उसकी टीवी की इंटरनल मेमोरी भी चाहिए, उसके साथ साथ मुझे उसमें 1 GB की SSD भी चाहिए। समझ ना, मैंने उसको अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या करवाया हुआ है, कस्टमाइज करवाया हुआ है। अब देखा जाए तो सपोज करो आपके पास भी एक लैपटॉप है, मेरे पास भी एक लैपटॉप है, काम तो उसी तरीके से हो रहा है, आप भी बोलोगे मेरे पास लैपटॉप है, मैं भी बोलूंगा, लेकिन जो मेरा लैपटॉप है वो कस्टमाइज है क्योंकि वो मेरे हिसाब से चलता है। तो जिस हिसाब से हम अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वो उस पर्पस के लिए क्या करता है, यूज करता है। अगर सबके लिए है तो फिर सबके लिए, और अगर जनरल पर्पस है तो फिर जनरल पर्पस होता है। ठीक है जी, क्लियर, ऐसा करके क्लियर है। तो ये हमारी कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, या बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं जिनको हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद आता है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर ना मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इन कीवर्ड्स पे आप लोगों को फोकस करना है। इसका चार्ट है जो आपने घर से पढ़ना है, यहां पर मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा। देखो, फर्स्ट जनरेशन है जहां पर कंप्यूटर का जन्म होता है, कंप्यूटर का ओरिजिन होता है, और इसमें नॉर्मली जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं और पंच कार्ड हैं सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे। क्या आया, ट्रांजिटर तक स्टक हो गया क्या, चल तो रहा है, क्लियर तो है। देखो दोबारा बता देता हूं, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनके अंदर इनपुट देने के लिए जो हमारी जो मतलब जो टेक्नोलॉजी, जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी, दैट वाज द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू ये कंप्यूटर बनाया गया था, और इनपुट देने के लिए यहां पर पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। फिर हम सेकंड जनरेशन में आते हैं, तो सेकंड जनरेशन में जैसे जैसे देखो जनरेशन आगे बढ़ती गई है, वैसे वैसे जो कंप्यूटर का जो साइज है वो रिड्यूस होता गया। अरे 1 जनवरी को लिया है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई को आपका कोर्स खत्म होगा, आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ट्रांजिटर्स आ गए जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ताकि और भी एफिशिएंट बनाया जा सके। कंप्यूटर का साइज हर जनरेशन के साथ क्या हुआ, छोटा होता गया। उसके साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, ठीक है। यहां पर मतलब यहां पर ये तो कंप्यूटर लैंग्वेज होती थी, हाई लेवल लैंग्वेज यहां पर इस्तेमाल होगी। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर यहां पर वैक्यूम ट्यूब्स हुए, यहां पर ट्रांजिटर्स आ गए, और यहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुई। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आई, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद वीटीआई। वीटीआई याद रखना आपने, वीटीआई मतलब सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आती हैं, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया जाता है ट्रांजिटर्स के द्वारा, ट्रांजिटर्स को रिप्लेस किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा। जो आज भी इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर वो आईसी होते हैं। आईसी आप लोगों ने अगर कभी अपने घर में, अगर आपने कभी टीवी देखा है, टीवी खुला हुआ टीवी देखा है, खुला हुआ आपने कोई लैपटॉप वगैरह देखा, तो उसके अंदर आपको नजर आएगा ना छोटे छोटे हरे रंग के छोटे एलिमेंट होते हैं जिसके बहुत सारे दांत से बने हुए होते हैं, चारों तरफ उसके छोटे दांत से निकले हुए होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो कंप्यूटर का साइज है वो और भी छोटा और भी स्मॉल होता गया, और भी उसका साइज है वो रिड्यूस होता गया। इसके टाइम में थर्ड, यहां पर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, और उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर पंच कार्ड की टेक्नोलॉजी आती है, सेकंड के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाती है, थर्ड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है। कौन सा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थर्ड जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर वही है, कंप्यूटिंग पावर टू इंडिविजुअल यूजर। तो चौथी जनरेशन के अंदर जो हम इस जनरेशन को यूज कर रहे हैं, पहली जनरेशन थी, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और यहां पर चौथी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स जो हमारे अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए 1970-80 के 69 से ये जो ओरिजिन शुरू होता है, तो उसकी बात की गई है, जिसके अंदर आईबीएम पीसी और एप्पल का मैकिंटॉश। जब बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये जो मैक होता है, एक तो होता है ना मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक की 2 फुल फॉर्म होती है, एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, और दूसरा जो मैक जिसको बोलते हैं ना, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या नाम है, मैकिंटॉश। याद रखिएगा, दोनों याद रखने हैं, मैकिंटॉश, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका चौथी जनरेशन में। और अभी आज के समय में हमारे पास कितनी सारी नई चीजें आ गई हैं, जिसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी इस्तेमाल हो गया, नए सुपर कंप्यूटर आ गए हैं, और एआई और मशीन लर्निंग, ये वाली बहुत सारी नई चीजें हैं वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई। मशीन लर्निंग है वो नई है, वो आईसीटी की नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिन नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पा रहे हैं, कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आज के समय में कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंस है वो पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आप आज के समय में एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि आज के समय में आप किसी भी फील्ड में हो, आपका कोई सा भी काम है, आपको कंप्यूटर आना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बहुत कोई एक्सपर्ट होना है,
आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल वगैरह बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको इंटरनेट वैसे तो चलो आता ही होगा, इतना तो मैं मानता हूं, क्योंकि देखो लोगों को कंप्यूटर ना मोबाइल ने सिखा दिया। क्यों? क्योंकि मोबाइल भी कंप्यूटर ही है। तो जैसे मोबाइल की फंक्शनिंग, जिन लोगों ने कभी फोन यूज नहीं किया, सॉरी लैपटॉप यूज नहीं किया, वो भी फोन यूज करने के बाद लैपटॉप को बड़ी आसानी से यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है कि जो फिफ्थ जनरेशन है ये आजकल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीपीटी हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉइंट लिख लो, स्पीच रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट जो आपका वो स्पीच रिकॉग्निशन देखा होगा आप लोगों ने, आपके घर में भी है, मेरी भी भांजी है तो वो भी यही करते, सब बच्चे यही करते। किसी को, छोटे बच्चों को क्या पता कि ये यूट्यूब है, उनको पता लाल रंग की एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आएगा। उसके बाद उनको पता है यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, उस स्पीकर को, भैया मेरे को कितने साल हो गए फोन यूज करते हुए, मैंने आज तक कोई ऑडियो के थ्रू कुछ सर्च नहीं किया। और ये बच्चे हैं भाई, उस पर ऐसे उंगली लगाएंगे और उस पर टन ऐसे बजता है स्पीक ना, उसके बाद बोल देंगे शिनचैन निकाल दो, ये निकाल दो, पॉपे निकाल दो, ये अलग अलग है। सोचो कहां तक पहुंच चुके हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि सच्चाई है ये कि 2000 तक बच्चे पैदा होते थे, 2000 के बाद बच्चे पैदा बंद होने हो गए, अब बच्चे नहीं पैदा होते, सीधे बाप पैदा होते हैं, बाप पैदा होते हैं। ये सब चीजें सच्चाई है। ये आप अपने घर में देखो, जब छोटे बच्चे हैं वो उनको फोन चलाते हुए देखना। बोला दुनिया में सबसे फास्ट काम पता क्या होता है? दुनिया में सबसे फास्ट काम होता है जब कोई बच्चा गेम खेल रहा होता है और उसमें अचानक से कॉल आ जाए, और जिस स्पीड से वो फोन कट करता है ना, क्लासिक, सबसे ज्यादा स्पीड से बच्चा गेम खेल रहा है ना, किसी का कॉल आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इंटेलिजेंट, ये इंपॉर्टेंट कॉल ना, उसने खेलते खेलते तक ऐसे करके अपनी गेम पे दोबारा आ जाना। क्लियर? उसके बाद ये वाला चार्ट है, ये भैया आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आपने पीडीएफ से पढ़ना है, होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए। उसके बाद दो और पॉइंट्स आप अपने एंड से एक बार जरूर से दो पॉइंट और अपनी जनरेशन, क्योंकि जनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये आपको पीडीएफ से पढ़ना है। उसके बाद यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन कौन सी फील्ड में होता है, कैसे एजुकेशन में यूज हो रहा है, रिसर्च के लिए, ऑनलाइन लर्निंग, जैसे अभी भी ये मेरा कंप्यूटर ही तो है। ठीक है, ये डेस्कटॉप ही तो है, महंगा आता भैया, ये बहुत डिजिटल बोर्ड, अगर आपको नहीं पता तो। ये मतलब हम एजुकेशन में, हेल्थ केयर में तो डॉक्टर्स की सारी मशीन्स हैं, बिजनेस के अंदर, एंटरटेनमेंट में मूवीज देखते हो, साइंस के अंदर डेटा या मॉडलिंग हुआ, गवर्नमेंट सरकार की इंजीनियरिंग सीएडी जो कंप्यूटर डेटा डिजाइन है, एग्रीकल्चर में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, मतलब कोई सी भी फील्ड ऐसी नहीं है, देयर इज नो फील्ड, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है दुनिया की जहां पर अब कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। हर जगह पर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज नो फील्ड लेफ्ट जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल हर फील्ड के अंदर किया जाता है। ठीक है, हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, सिंपल। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर? हार्डवेयर का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप हाथ लगा सकते हो, वो सब हार्ड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्ड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो हिस्सा जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। तो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको कंप्यूटर का हार्डवेयर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। सो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर मतलब जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का, इसके अंदर सब चीजें हैं, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड ड्राइव्स है, पेरिफेरल है। अब यहाँ पर एक वर्ड है पेरिफेरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस? कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, कोई सी भी एक्सटर्नल डिवाइस जो आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, उसको हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, जो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, जो सीपीयू का हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई चीज सीपीयू का हिस्सा नहीं है, वो आप लोगों का किसका हिस्सा है? वो उसको पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। उसको कौन सा हिस्सा बोला जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना। अब हार्डवेयर में क्या होता है? एक बार आपने कंप्यूटर ले लिया, जैसे माउस ले लिया, तो डुएबल है, खराब नहीं होगा, आप उसको 1 2 साल 4 साल तक चला सकते हो। अपग्रेड कर सकते हो, कंपैटिबिलिटी है, सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पावर कंजम्पशन है और पोर्टेबिलिटी होती है। मतलब कहीं पर भी नॉर्मल आप अपने दिमाग में समझ लो, हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर का हार्ड पार्ट है, कंप्यूटर का हार्ड पार्ट। क्लियर है? तो ये चीज है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा होता है। अब हार्डवेयर के अंदर हमारे पास ये डिवाइसेस आ जाती हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और ये वो वाला टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। तो मैं आपको हर डिवाइस का एक सिंगल लाइन में मीनिंग बताते चलूंगा ताकि आपको वो सब चीजें समझ में आए। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यूज होती है, राइट? वो सारी डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? हम कमांड देते हैं। वो सारी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं समझ लीजिए। पहला कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप लोगों को पता है, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो। उसके बाद माउस। अब ये माउस है, ये इनपुट के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस भी है क्योंकि इसमें आप पॉइंट आउट करते हो कि आपका जो कर्सर है वो कहां पे घूम रहा है, किस तरीके से आता है। देन आ जाता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? जिसमें आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हो। तो डिफरेंस समझ लीजिए, स्कैनर में कंप्यूटर के अंदर कुछ डाला जा रहा है, प्रिंटर में कंप्यूटर से निकाला जा रहा है। तो जो कंप्यूटर में डालने के लिए यूज होगा वो इनपुट होगा। इस वजह से जो स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। इसी वजह से जब हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं तो स्कैनर कंप्यूटर के अंदर कुछ डाला जा रहा है, तो उसको इनपुट डिवाइस इस वजह से बोला जाता है। उसके बाद आता है लाइट पेन। ये जो देखो, ये जो लाइट पेन हुआ, ये स्टाइलस हुआ, ये डिजिटलाइजर हुआ, ये सब टच स्क्रीन वाली टेक्निक्स हैं। जैसे ये भी आप बोल सकते हो, ये तो लाइट पेन का मतलब है अब तुम स्क्रीन पे जो लाइट का इस्तेमाल करते हो क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अब ट्रैक बॉल क्या होता है?
ये जो आप लोगों का माउस की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये जैसे ये माउस हुआ ना, तो ये इसी की तरह होती है, माउस से पहले होता था, ये हाफ जो इसकी बॉल होती है वो इसके अंदर होती है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माइक्रोफोन का मतलब क्या हुआ? माइक्रोफोन तो आप कंप्यूटर के अंदर ऑडियो डालने के लिए, ठीक है, मतलब जो माइक यूज होता है ना उसको आप माइक्रोफोन बोल देते हो। और ये जो टच पैड होती है ये आपकी दोनों डिवाइसेस में आ जाती है, इनपुट एंड आउटपुट। इसकी बेस्ट एग्जांपल पता है कौन सी है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये वाली स्क्रीन। ये जो आप लोगों के सामने स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, दिस स्क्रीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि यहां पर ही देखो जो मैं लिख रहा हूं दिस इज द इनपुट, और उसी को आपको नजर भी आ रहा है, दैट इज आउटपुट डिवाइस, दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो ये जो नॉर्मल हमारी ये बोलते हैं ना टच स्क्रीन होती है, उसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, उसको इनपुट भी बोल दिया जाता है, उसको आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है, ओसीआर, ओएमआर एंड एमआईसीआर, ठीक है। ये भी आगे स्लाइड में है इसका कंटेंट। बीसीआर बारकोड रीडर होता है। बारकोड रीडर कहां पर देखा होगा आप लोगों ने? बारकोड वो एक मशीन आती है ऐसे हाथ में होती है, जो आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो, मूवी देखने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, तो वहां पर वो बारकोड को स्कैन करते हैं, ठीक है। वो एक एक कहीं पे भी आप जाते हो किसी भी सुपरमार्केट में, तो वहां पर वो एक एक लिखने थोड़ी लगेंगे एक दिन में, भाई 10,000 लोग आ रहे हैं, 1 लाख चीज खरीद रहे हैं, तो 1 लाख चीज को वो लिखेंगे थोड़ी कितने की बिकी है, तो वो फटाफट से एक एक सेकंड में बारकोड को स्कैन कर देते हैं और अपने आप क्या आ जाता है, वो सारा जो लिस्ट है वो आ जाती है। बायोमेट्रिक आपको पता ही है, ये जो आपका बायोमेट्रिक जैसे भी जो आपके सिम कार्ड होते हैं वो भी आपके बायोमेट्रिक पे ही आते हैं, ठीक है। इवन के ये देखो ये बेस्ट एग्जांपल होती है, इस पे जो आप अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन कर देते हो ना, अपने चेहरे को फेशियल स्कैन जो हो जाता है वो इसका पार्ट बन जाता है। और उसके बाद वेब कैमरा भी क्या है? इनपुट है, क्योंकि आपका थोबड़ा आपके कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद ये है हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर मतलब ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इस पे आपको क्या आ रहा है? रिजल्ट नजर आ रहा है। प्रिंटर है, प्रिंट करता है, बाहर निकालता है, वो प्रिंटर हो जाएगा। हेडफोन है, देखो माइक्रोफोन में कंप्यूटर के अंदर आवाज आती है, लेकिन हेडफोन में कंप्यूटर की आवाज बाहर आती है। कंप्यूटर डिजिटलाइजर भी वही होता है, जो डिजिटल पेन होता है उसी को बोलते हैं, तो हेडफोन। उसके बाद स्पीकर की आवाज, स्पीकर और हेडफोन दोनों सेम ही काम करते हैं। स्पीकर में वो आवाज सबको सुनाई दे रही है, हेडफोन में वो आपके कान में जा रही है, सेम। देन आ जाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, जो स्कूल टाइम पे जब डिजिटल बोर्ड नहीं होते थे ना, वो प्रोजेक्टर मूवीज वगैरह में आपने एड्स वगैरह में देखा होता, वो एक बड़े पर्दे पे जो ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, उसमें आप मूवी चला देते हो, वो बड़े स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देती है। और देन आ जाता है प्लॉटर। अब देखो प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन ये फ्लेक्सेस वगैरह पब्लिश करने के लिए यूज होता है। ये जो बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं ना, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा मोदी के, राहुल गांधी के, ये जो फोटोज लगी हुई है बड़ी बड़ी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार आम आदमी पार्टी, तो ये जो उनके बड़े बड़े फ्लेक्सेस होते हैं, बड़े बड़े बैनर होते हैं, मतलब नॉर्मल प्रिंटिंग से, जैसे न्यूज़पेपर है वो भी प्लॉटर पे ही पब्लिश होता है, तो वो प्लॉटर सेम टू सेम प्रिंटर ही होता है। बस फर्क क्या है? जो प्रिंटर होता है वो नॉर्मल प्रिंटिंग A4 A3 A2 तक रहता है, लेकिन उससे बड़ा जब हमारा कुछ पब्लिश करने का, उससे ज्यादा कुछ प्रिंट करने का जब काम होता है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, उस केस में हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको लिख लो एक सेकंड, मैं थोड़ा सा गले को आराम दे दूं, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा। यहां तक ये सारी डिवाइसेस को लिख लीजिए बेटा अपनी कॉपी पे। ठीक है जी, आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। देखो भैया, सरकार से लेके बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले मैं ना नॉर्मली क्लास में पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेता था, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि क्लास में बच्चे होते हैं अलग अलग पार्टीज को फॉलो करने वाले, तो अगर एक पार्टी के बारे में बात करें तो फिर वो ऑफेंड हो जाते हैं। मैंने कांग्रेस को अच्छा बोल दिया तो बीजेपी वाले ऑफेंड हो जाएंगे, बीजेपी को अच्छा बोल दिया तो कांग्रेस वाले ऑफेंड हो जाते हैं, इन दोनों को खराब बोल दिया तो आप वाले खुश हो जाएंगे, आपको अच्छा बोल दिया तो दोनों ऑफेंड हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इस सेशन के अंदर ये कोशिश की है कि पॉलिटिकल ओपिनियन को ना यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी सरकार आए बेटा, तुम्हें जीआरएफ पढ़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ना तो तुम्हें मोदी जी जीआरएफ की डिग्री देंगे, ना तुम्हें राहुल गांधी देगा, ना तुम्हें केजरीवाल देगा, कोई नहीं देगा। कोई सी भी सरकार आए भैया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। मिडिल क्लास के लिए सरकारों का कोई मतलब नहीं होता। सरकारें होती है बड़े लोगों के लिए, अरबपतियों के लिए, खरबपतियों के लिए। आम लोगों के लिए सरकार नहीं है। आम लोगों के लिए उनकी मेहनत है। आम लोगों के लिए बस मेहनत करोगे तो कुछ बनेगा, बस। इसलिए मेहनत पे भरोसा रखो। कोई भी सरकार है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, किसी ने भला थोड़ी करना है। भला करना होता तो भारत को आजाद हुए 75-80 साल हो गए हैं, सबको एजुकेशन मिल रही होती, हर किसी के पास घर होता, लेकिन वो नहीं है। उसका रीजन ये है कि सरकारें नहीं चाहती कि आप पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी में सेट हो जाओ, इस पॉलिटिकल जो क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है उससे बाहर आ जाओ, बस खत्म। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ये ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये जो ये वाला टॉपिक है ना, ये हार्डवेयर का है, ठीक है। ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस क्योंकि आपको नजर आ रही, ठीक है जी। ये सिर्फ आपको नजर आ रही है, आप इनको महसूस कर सकते हो, आप इनको टच कर सकते हो, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि आप इनको टच कर सकते हो, आप इनको महसूस कर सकते हो, आप इनको लगा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? तो अब देखो ये क्लास में शुरू हो गया।
कुछ अंधभक्त बोलते हैं, कुछ चमचागिरी बोलते हैं, कुछ लेना देना नहीं है तुम लोगों का। मैं फिर से बोलता हूं, फिर से वही बात बोलता हूं, इससे कुछ नहीं होगा। दो पार्टीज के लोग आपस में तुम लड़ते रहोगे और असल में देखा जाए वो दोनों पार्टीज एक ही हैं। जिस दिन पब्लिक को ये बात समझ आ गई ना कि हर सर सरकारें बदलती हैं, नाम बदलता है, काम नहीं बदलता। जो स्कैम पहले होते थे वो आज भी हो रहे हैं, जो आज हो रहे हैं वो कल भी होंगे। अगर पब्लिक को इतनी अकल आ जाए ना तो फिर तो आप बोलो ही मत कि क्या हुआ क्या नहीं। इसलिए आप इस विषय पे को छोड़ो और पढ़ाई पे फोकस करो। बस हर बार बस सरकारें बदल रही हैं, पीछे काम करने वाले लोग वही हैं जो आज से 10 साल पहले थे, जो 20 साल पहले थे, बस काम वही हो रहे हैं। सो हार्डवेयर का मीनिंग समझ आ गया। और हार्डवेयर के जो एक सेकंड, अच्छा यहाँ पर हार्डवेयर नहीं है, असल में ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे गलत से, अच्छा मुझे लगा ये हार्डवेयर वाला, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। मैं वही सोच रहा हूँ कि हार्डवेयर तो भी पढ़ा है, तो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब जो, देखो सॉफ्टवेयर को याद करने का मतलब है कि जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशंस ही सॉफ्टवेयर होती हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर का मतलब जो चीज सॉफ्ट है, जो हार्डवेयर नहीं है, जो हार्ड नहीं है, जो हार्ड नहीं है वो सॉफ्ट है। मतलब जिसको आप ना तो देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना महसूस, मतलब सिर्फ उसकी एक इंटेंजिबल एग्जिस्टेंस है। उसकी एग्जिस्टेंस इंटेंजिबल है। उसकी एग्जिस्टेंस क्या है बेटा? इंटेंजिबल है। सो सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस द प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हर कंप्यूटिंग डिवाइस का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसे? जैसे अगर आप अपने फोन को देखते हो तो फोन का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो एंड्रॉइड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो एप्पल का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरीके से अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप में विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोग्राम जो उस सिस्टम को चलाने के लिए, जो उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को, अपने जो भी डिवाइसेस उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, या आपका क्रैश भी हो जाता है ना कई बार, आप सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। कोई सा सॉफ्टवेयर जिसकी आपको जरूरत है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये इंटरफेस है जो एक्चुअली में आपको और हार्डवेयर को आपस में लिंक करता है। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे? हार्डवेयर और यूजर को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और यूजर को समझ रहे हो ना? जैसे यहां पर अगर हार्डवेयर है, ये अगर हार्डवेयर है और यहां पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर। मतलब आप सोचो कि आप कंप्यूटर यूज करना चाहते हो, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कैसे यूज करोगे? अगर उसके अंदर आप सपोज करो आप अपने कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहते हो। ध्यान से समझना मेरी बात को। आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट को सर्च करना चाहते हो तो उसके अंदर इंटरनेट चलाने की कोई सुविधा ही नहीं है, उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसपे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाओ, है ना? तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस वजह से ये जो एक्सेस होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये दो जूतों की तरह, एक जूता पहन के आप कहीं नहीं जा सकते अनलेस अनटिल आपका एक ही पैर है। लेकिन अगर आप कहीं से जूता खरीदने जाते हो तो आप दोनों जूतों को एक साथ खरीदते हो, है ना? वो एक जोक था ना कि टीचर ने पूछा कि चंद्रमा पे पहली बार पैर किसने रखा था? तो बच्चे बोले सर चंद्रमा पे पहली बार जो पैर रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो टीचर बोलता अच्छा दूसरा पैर किसने रखा था? तो बच्चे बोलते सर दूसरा भी उसी ने रखा होगा, लंगड़ा थोड़ी था वो। तो वही चीज है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों म्यूचुअली मतलब मिलकर काम करते हैं। इस वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो यूज कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। और ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपैटिबिलिटी है, अब देखो ये कंपैटिबिलिटी का समझाता हूं, सिक्योरिटी है, इसको सिक्योर। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कभी भी कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो आप लोगों का एक कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं। एक बोलते हैं जिसको 32 बिट सिस्टम, 32 बिट सिस्टम बोलते हैं, और एक को बोलते हैं 64 बिट, ठीक है जी। एक 32 बिट होता है और 64 बिट होता है। अगर आपका कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट है, ध्यान से समझ लो ये पॉइंट, यहां पे पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो आप इसके अंदर 64 बिट वाले सारे सॉफ्टवेयर और 32 बिट वाले सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। आप 64 वाले भी कर सकते हो, 32 वाले भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो इसके अंदर 32 बिट वाले तो इंस्टॉल हो जाएंगे लेकिन 64 वाले नहीं इंस्टॉल होंगे। इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसके अंदर आप 20 लीटर पानी डाल सकते हो, तो अगर आपके पास 20 लीटर पानी है तो वो भी उसके अंदर जाएगा, अगर आपके पास 10 लीटर पानी है तो वो भी उसके अंदर चला जाएगा। मतलब जो 64 है वो 64 को तो अपने अंदर लेगा, 32 उससे छोटा अपने आप अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक 10 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 10 लीटर तो आएगा, मतलब 32 छोटा है तो उसमें 32 तो आएगा। लेकिन अगर मैं उसमें 20 लीटर पानी डालना चाहूं तो 20 लीटर पानी नहीं आएगा, ठीक है जी। इसलिए अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर भी आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है? लैंग्वेज प्रोसेसर आ रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसर आ रहा है। और जो एप्लीकेशन है ये दो तरीके के हो गए, एक जनरल हो गए और एक आपके स्पेसिफिक हो गए या कस्टमाइज हो गए। स्पेसिफिक हो गए या कस्टमाइज हो गए कैसे? ध्यान से सुनो। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम की
उस सिस्टम के लिए जरूरी है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर गाड़ी है तो उसके अंदर इंजन का होना जरूरी है। तो ये एक तरीके से इंजन का काम करता है कि बिना इंजन के तो गाड़ी चलेगी नहीं, बिना इंजन के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब उस सिस्टम को चलाने के लिए, वो सिस्टम का हिस्सा है, मतलब वो सिस्टम को बनाता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल दिया जाता है। अब इसके अंदर आ जाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो इंजन कौन सी कंपनी का है, मतलब इंजन क्या बात समझ सकते हो, इंजन समझ सकते हो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और वो इंजन कौन सी कंपनी का है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो। अगर आप लैपटॉप लिया तो वो विंडो हो सकता है, अगर आपके पास आईफोन है तो वो मैकिंटॉश हो सकता है, अगर आपके पास एंड्रॉइड है या फिर दूसरा कोई भी कंपनी का है तो उसके अंदर वो एंड्रॉइड है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये लिनक्स हुआ, ये आप लोगों का लिनक्स हुआ, आपका एंड्रॉइड हुआ, मैक हुआ, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे किसकी एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले दूसरा आता है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर में क्या फर्क होता है, ध्यान से समझ लो। एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर और एक होता है डिवाइस ड्राइवर। पहले मैं आपको डिवाइस ड्राइवर समझाता हूं। डिवाइस ड्राइवर का मतलब डिवाइस को ड्राइव करना। जब भी आप कंप्यूटर के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हो, आपने बाहर से एक माउस को कनेक्ट किया, आपने बाहर से एक वेबकैम को कनेक्ट किया, आपने बाहर से एक प्रिंटर को कनेक्ट किया, तो वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए। मतलब वो डिवाइस तो आ गई, उसका ड्राइवर कहां पे है? तो ड्राइवर होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। अगर आप डिवाइस ड्राइवर के ऑप्शन में जाते हो तो वहां पर सारे ब्लूटूथ ड्राइवर होते हैं, ऑडियो ड्राइवर होते हैं, वीडियो ड्राइवर होते हैं, इस तरीके से। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स। की जो भी डिवाइसेस हैं उनको आप ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो वो तब तक काम नहीं करेंगी अगर उनका जो स्पेसिफिक ड्राइवर है वो नहीं होगा। आपने प्रिंटर तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन अगर उसमें प्रिंटर के ड्राइवर्स नहीं है, अगर उसके अंदर प्रिंटर्स के ड्राइवर्स नहीं है, अगर उसके साथ प्रिंटर के ड्राइवर्स नहीं है, तो उस केस में वो प्रिंटर काम नहीं करेगा। इसलिए तो उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होता है। और देन आ जाता है हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर। अभी मैं थोड़ी देर पहले शुरुआत में आपको बताया था कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है। सर कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज, जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। तो अगर मशीन लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है, तो उसके लिए हमारे पास इंटरप्रेटर, कंपाइलर वगैरह लोग सिस्टम होते हैं जो कि उस डिवाइस को कन्वर्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ताकि वो लो लेवल लैंग्वेज है वो आपके कंप्यूटर को समझ में आ जाए, ताकि वो लो लेवल लैंग्वेज आपके कंप्यूटर को समझ में आ जाए। इसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल लैंग्वेज प्रोसेसर। आई होप कि आपको लैंग्वेज प्रोसेसर का मीनिंग समझ आ गया हो। देन आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब वो सॉफ्टवेयर जो अलग अलग एप्लीकेशंस के चलाने के लिए यूज होते हैं। मतलब जो कंप्यूटर ये सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये यूजर को इनकी जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो ना? यूजर को इनकी ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए कौन से? जो आप कोई भी हो गया, जैसे आप पावर पॉइंट यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो, है ना, क्रोम यूज करते हो, ये सब जो जनरल पर्पस के लिए होता है। और देन आ जाता है कस्टमाइज या स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जैसे डेटा एंट्री वाला हो गया, शगुन हुआ, टैली हुआ, जो सिर्फ वो लोग यूज करते हैं जिनको उनकी जरूरत है, जिनको उनका काम करना पड़ेगा। तो वो चीज किसका हिस्सा बन जाता है? वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाता है। वो किसका हिस्सा बन जाता है? वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाता है। क्लियर है जी? तो ये आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो गया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप यहां पे देखो, ये थोड़ा सा ब्लर है ना यार, ये पीपीटी को हुआ क्या? मुझे लगता है इसका कोई वर्जन चेंज हो गया मुझसे, इस वजह से। ये तो मुझसे खुद ही नहीं पढ़ा जा रहा। तो मैं ना ये चार्ट है वो कल दोबारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मतलब मैं कल इसको ना चेक करके ही, नेक्स्ट पार्ट है वो इसको चेक करके ही चलाऊंगा। इसको रहने दीजिए क्योंकि ये मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, आपसे क्या ही पढ़ा जाएगा। मुझे लगता है ना कि कुछ पीपीटी में कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से आज ना थोड़ा सा ब्लर है। कल मैं मेक श्योर करूंगा कि कल ये सिस्टम है इसको हम सही कर लें, ठीक है? इसको हम कल की क्लास में इसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? उसके बाद जैसे ये आते हैं ओसीआर और ओएमआर, ठीक है? थोड़ा सा रहेगा, इसको खत्म करते हैं। कल मैं उसको मेक श्योर करूंगा कि कल से ऐसी जो दिक्कत है वो आपको ना आए। ओसीआर होता है, एक ओएमआर होता है। देखो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर क्या होता है बेटा? ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, रिकॉर्डिंग कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड यूज्ड टू डिजिटलाइज फॉर्म। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास हार्ड कॉपीज होती हैं, हम हार्ड कॉपीज को स्कैन कर देते हैं, वो स्कैन कॉपीज बन जाती है। तो स्कैन कॉपीज को हम रीडेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बुक है, आपने उस बुक को स्कैन कर लिया, आपने उस बुक को क्या कर दिया? स्कैन कर दिया। और स्कैन करने के बाद जैसे ही आपने उस बुक को स्कैन कर दिया तो वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बन गई। अब आप उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या फिर वो कॉपी करने की होती है तो ओसीआर परफॉर्म करते हो। तो ओसीआर परफॉर्म करके वो जो हार्ड कॉपी होती है वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप क्या करते हो? जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो। नहीं, इसमें ना दिक्कत कुछ है, ये तो मुझे पता चल गया है कि कुछ दिक्कत हुई है, लेकिन ये दिक्कत क्या है वो मुझे अभी दिख नहीं रही है और मैं क्लास के बाद ही उसको देखूंगा, ठीक है? क्लास के बाद ही देखिए। तो ओएमआर होते हैं जो अलग अलग तरीके के, जैसे बिल्स होते हैं या इनवॉइसेस वगैरह होते हैं, उनको हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में और फिर सॉफ्ट कॉपी से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ओएमआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ओसीआर सॉरी ऑप्टिकल। ओएमआर ये तो आपका है, हमें तो लूट लिया है ना। तो ये इसके साथ तो आपका भी पुराना रिश्ता तो नहीं है, इसके साथ आपका नया रिश्ता है। इसके साथ आपका कौन सा रिश्ता है? इसके साथ आपका नया रिश्ता है। नया रिश्ता मतलब उस ओएमआर जो आपके मल्टीपल चॉइस के लिए जो मल्टीपल चॉइस वाले जो आपके पेपर अभी जो आपको शीट्स भरनी पड़ेंगी, तो ये होती है, ये ऑप्शंस लिमिटेड करने के लिए होती है, एबीसीडी ऐसे चारों, क्लियर है? तो उसके लिए यूज होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? ओएमआर, आइडेंटिफाइज प्री डिफाइंड मार्क्स लाइक चेक बॉक्स एंड बबल्स। तो वो गोल चक्कर है, उसको आपको क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओएमआर शीट, जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसपे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिमल मार्क रिकॉग्निशन। ओएमआर का मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो ओसीआर है ना, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है क्या कि यार ये इंग्लिश की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाता है, हिंदी को या कोई रीजनल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए। देन आ जाता है एलसीडी और एलईडी। अब जो एलईडी होती है वो मतलब जैसे सबसे पहले ये लाइट इमिटिंग डिवाइस आती है, डीओड आता है, ठीक है? इसकी कई बार तो फुल फॉर्म आप लोगों को पेपर में पूछी गई है। तो एलईडी का मतलब क्या होता है?
थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम ज्यादा होती है। मतलब आप समझ लो कि सबसे पहले हमारा एलसीडी का कांसेप्ट आया था जो कि थोड़ी हैवी होती है, लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता है इसके कंपैरिजन। इसी का अपडेटेड वर्जन हमारे पास क्या आया, एलईडी। मतलब पहले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आया, मतलब एक लिक्विड की फॉर्म में था और उसको क्या करना पड़ा, उसके थ्रू हमें जो लेस एनर्जी एफिशिएंट, मतलब ये बिल वगैरह उतना कम नहीं हुआ था। लेकिन एलसीडी को कन्वर्ट करके, एलसीडी को चेंज करके हमारे पास अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उस टेक्नोलॉजी का नाम है एलसीडी, सॉरी एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये काफी थिनर होती है, छोटी सी है, लाइटर होती है और इसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है और ये थोड़ी सी वजह से महंगी होती है। जो आप अपने घरों में एसीएफएल वगैरह, ये जो ऊपर हमारे घर में ये जो लाइट चल रही है इस टाइम पे, ये इसका हिस्सा है, ये एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं आपके घरों में भी। अभी देखो कोई किसी के घर में वो बड़े वाला बल्ब तो नहीं लगा होगा जिसमें से पीले रंग की लाइट आती थी, वो क्या होता है, वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया है। अब उसकी जगह फिर एलसीडी आया, लेकिन फिर एलसीडी के बाद एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, कौन सी, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर? हाँ, ओलेड वगैरह भी आजकल तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपका हाफ हो गया है। मेन दो टॉपिक आपके कल कवर करेंगे, एक तो कंप्यूटर मेमोरी वाला टॉपिक रह गया है और एक आप लोगों का इंटरनेट वाला टॉपिक रह गया। और कल मैं इस पीडीएफ का भी सॉल्यूशन लेके आता हूं, निकालता हूं, चेक करूंगा कि इसमें दिक्कत है क्या, कि दिक्कत इसमें क्या है वो मैं चेक करूंगा। फिर भी आज हमने तकरीबन 6 में से 3 टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। 6 में से 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और कल कोशिश करेंगे बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं उसको कल की क्लास में, कल खत्म कर देंगे। मतलब कल नहीं, इन द सेंस जब भी हमारी क्लास हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम समझेंगे प्रिंटर के बारे में। पहले अब प्रिंटर क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके अंदर आप एक कमांड देते हो तो वो आपको एक प्रिंट निकाल के देता है। प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जो पुराना है, ओल्ड वर्जन के जो प्रिंटर होते हैं उसको हम इंपैक्ट प्रिंटर बोल देते हैं और जो लेटेस्ट टाइप के प्रिंटर्स हैं, ये कौन से प्रिंटर हैं, ये लेटेस्ट टाइप के प्रिंटर हैं, इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। इसका डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है, इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहां पर पेपर को टच किया जाता था, यहां पर टच टेक्नोलॉजी की मतलब फिजिकल टच होता था, यहां पर फिजिकल टच नहीं है, समझ लो ना, फिजिकल इंपैक्ट ऑन द पेपर। जो प्रिंटर है अगर उसके अंदर वायर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर नंबर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर अल्फाबेट्स लगे हुए हैं, तो वो पेपर को टच करते थे, टच करने के बाद ही कुछ वर्ड है वो प्रिंट होते थे। लेकिन जो नॉन टच है, जो आजकल के टाइम पे यूज करते हैं, जैसे आप लेजर प्रिंटर की बात करते हो, आप इंकजेट की बात करते हो, तो ये लेटेस्ट टाइप के प्रिंटर है, तो वो नॉन इंपैक्ट का पार्ट है। इस वजह से ये पुराने थे तो स्पीड काफी स्लो होती थी, प्रिंट क्वालिटी काफी कम होती थी, आवाज बहुत करते थे, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती थी, उसके साथ साथ स्टार्टिंग में धीरे धीरे कॉस्ट है वो बढ़ती रहती थी। और जो नॉर्मली दुकानों पे रखे होते थे ना लोगों ने, जैसे वही खाते बनाए हुए होते थे या छोटे, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा वो जो ठक 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 करने वाले प्रिंटर होते थे, वो इसका पार्ट थे। ठीक है, ठक ठक करने वाले हैं वो इसका पार्ट थे, जिसको आपने डिस्कस किया था किसके अंदर, इंपैक्ट प्रिंटर। तो दिस इज द पुरानी टेक्नोलॉजी, दिस इज द ओल्ड टेक्निक। और अभी जो टेक्निक है दैट इज न्यू टेक्निक, जिसके अंदर कोई फिजिकल इंपैक्ट नहीं है, स्पीड बड़ी फास्ट होती है, 1 मिनट के अंदर आप 100 200 पेज है वो निकाल देते हो, हाई प्रिंट क्वालिटी होती है, प्रिंट क्वालिटी काफी हाई होती है, बढ़िया तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हो, चुपचाप काम करते हैं, है ना, लड़कियों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, मेंटेनेंस की कम जरूरत होती है, शुरुआत में महंगे होते हैं, मतलब थोड़े महंगे होते हैं, जैसे 10,000 12,000 रुपए का प्रिंटर आता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे तो जो पर पेज कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट, पर पेज कॉस्ट है, वो आप लोगों की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और वर्सेटाइल, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, ग्राफिक्स सब कुछ प्रिंट कर सकते हो। मतलब ये ऐसे प्रिंटर हैं जिसके तहत आप ये मान लीजिए कि आप ये जो कलर प्रिंटर वगैरह है वो सब चीजें भी निकाल लेते हो। ठीक है जी, कलर प्रिंटर वगैरह हुआ या फिर ये ग्राफिक्स हुए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ इसमें निकाल दिया जाता है। तो एक सवाल तो आप लोगों को टाइप से ही बन सकता है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है और इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। तो याद रखिए, नॉन इंपैक्ट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, दिस इज योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको हम आज के समय में यूज करते हैं। अभी यहां पर हम समझेंगे कौन कौन से टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, एक एक करके समझेंगे। जैसे एक है इंकजेट प्रिंटर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत वर्सेटाइल होते हैं। इसके अंदर जो इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको यूज किया जाता है। ठीक है, इंक है वो जो इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे 4 वो कलर की जो बीम्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, काफी अच्छे होते हैं। इंक वाला सिस्टम यूज किया जाता है, जो एक्चुअली में नाम है इंक का, तो इंक यूज किया जाता है। दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, जिसके अंदर लेजर टेक्निक को यूज किया जाता है, ये भी फास्ट होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं। और इसके अंदर टोनर यूज किया जाता है, वो जो ब्लैक कलर का टोनर होता है, जिसके अंदर वो उसका एक वो पाउडर सा पड़ता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, टोनर रिफिल करवाना होता है, तो वो टोनर रिफिल करवाना पड़ता है। एक बार टोनर रिफिल करते हो तो उसके बाद 1000 2000 5000 पेज निकल जाता है, उसके बाद दोबारा टोनर है उसको रिफिल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा आता है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर का एक ऐसा जो आप लोगों ने नॉर्मली दुकानों पे देखा होगा, फोटोस्टेट वाली मशीन पे, जो प्रिंट भी कर रहा है, जो स्कैन भी कर रहा है, फोटोस्टेट भी कर रहा है, सारी चीजें हैं उसके साथ क्या कर दिया जाता है, कवर किया जाता है, इसको बोला जाता है ऑल इन वन प्रिंटर। कुछ होते हैं फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, जो ज्यादातर किसके पास होते हैं, फोटोग्राफर्स के पास होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, फोटोज। समझ लो ना, नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं होता कि A4 पे आपने कोई फोटो कॉपी करवा दिया, नहीं। फोटोज आपको पता है, अगर फोटो निकालनी है, किसी की शादी की एल्बम है या किसी का कोई वेडिंग शूट है, तो उसके लिए बढ़िया फोटो चाहिए होती है ना, तो उसके लिए ये हाई क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए हाई क्वालिटी वीडियो प्रिंट जो फोटो होती है ना, उसके लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसके अंदर काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं। देन आता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स पुराना प्रिंटर है, बहुत सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो डॉट मैट्रिक्स से शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर आप काफी सारे जो एक टाइम पे एक जैसे एक वर्ड होता है ना, उसको आप टाइप करते थे, वो उसमें ऐसे ऐसे टक 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 करके पब्लिश करता था, तो लो क्वालिटी होती थी। मतलब आप काफी सारे प्रिंट निकाल सकते थे, लेकिन लो क्वालिटी, जो डेली रूटीन में यूज किया जाता था। उसके बाद हमारे पास कुछ नए प्रिंटर्स हैं, जैसे 3D प्रिंटर्स। 3D प्रिंटर्स कौन से होते हैं, जो 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को लेयर बाय लेयर पब्लिश कर देते हैं।
लेयर बाय लेयर क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो इसको आप प्रोटोटाइपिंग हुआ या ना, जैसे डिजाइन होता है, जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो उस प्रोडक्ट का जो ब्लूप्रिंट है, उसका जो डिजाइन है, वो आप 3D प्रिंटर से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद थर्मल प्रिंटर, यूज हीट टू ट्रांसफर टेक्स्ट, कॉमनली रिटेल फॉर प्रिंटिंग रिसीप्ट एंड रिवर। थर्मल प्रिंटर एक डिफरेंट टाइप का प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर के अंदर क्या होता है, जो अब होता है ना, क्या बोल सकते हो आप इसको, मतलब जैसे आग इन द सेंस हीट को इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, अपना टाइप्स को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डेजी व्हील प्रिंटर अगर आपने देखा होगा तो ये डेजी फ्लावर होता है ना, उस तरीके का होता है, जैसे इसमें लेटर्स बने हुए होते हैं। तो जैसे जिस लेटर की जरूरत होती है वो घूम के वहां पे पब्लिश कर देता है। नॉर्मली आप लोगों ने वो मूवीज में देखा होगा, वो आता था ना ऐसे करके, जो फोन मिलाते थे ना, ऐसे 2 मिलाया फिर 4 मिलाया, उसी तरीके से ये जो आपका डेजी व्हील मैट्रिक्स है वो रहता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप सारे के सारे टाइप्स है वो प्रिंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर होते हैं। इनकी शक्ल ड्रम जैसी होती है, ये गोल गोल घूमते हैं, इसके ऊपर ऐसे पेपर होता है, तो ये गोल गोल घूम के पेपर पे क्या करता है, प्रिंट करता है। गोल गोल क्या करता है, घूम के प्रिंट करता है, ऐसे सर्कल में प्रिंट करता है। ठीक है, मतलब आप क्लास के बाद एक बार ना इन सभी प्रिंटर्स की शक्लें यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे नहीं गूगल पे सर्च कीजिए। ठीक है, मैंने पेड कोर्स में सारी फोटो दिखाई थी। आप अपने एंड से एक बार ना इंकजेट कैसा दिखता है, लेजर कैसा दिखता है, डॉट मैट्रिक्स कैसा दिखता है ना, डेजी व्हील कैसा दिखता है, ड्रम प्रिंटर कैसा दिखता है, तो आप इन सभी को सर्च करोगे तो आप लोगों को ना फोटोज है वो दिमाग में फिट हो जाएंगे, एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी, एग्जाम में ये चीज आपको क्या हो जाएगी बेटा, हेल्प हो जाएगी, इस चीज को समझ लीजिए। ओके, तो ये कुछ टाइप्स हैं प्रिंटर्स के। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जब आप 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ दे रहे हो, उसको क्या बोल दिया जाता है, नेटवर्क बोल दिया जाता है। नेटवर्क का मतलब जोड़ देना। अब आप अपने घर में भी 2 कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हो। इंटरनेट किसको बोल देते हैं, जब पूरी दुनिया के जो सिस्टम है वो आपस के साथ जुड़ जाते हैं सर्वर के थ्रू। तो अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो अपने घर में, इंटरनेट आपने वाईफाई लगा रखा है, वहां पर आप इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो उसके लिए ना कुछ नेटवर्क डिवाइसेस की आपको जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके घर के अंदर इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। मतलब आप ये बोलो कि इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए काफी सारी हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हर डिवाइस का अपना एक रोल है। और मैथ्स का कॉलम में ये कई बार पूछा गया, मैथ्स का कॉलम में ये कई बार पूछा गया है, तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले होता है राउटर। राउटर जो आपके घर में लगा हुआ होता है ना, वो सिंग वाला, उसको वो आजकल तो मॉडर्न प्लस राउटर आता है, उसको राउटर बोल देते हैं। राउटर का मतलब रूट बताता है कि किसके साथ कनेक्ट करना है। आपका राउटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, पासवर्ड लगा हुआ होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया है, फॉर एग्जांपल बाहर किसी को पता चल गया है, तो आप उसके फ्लो को, उसके रूट को बंद कर सकते हो दूसरी साइड पे जाते हुए। क्यों, क्योंकि आप राउटर में पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो राउटर है जो बेसिकली रूट बताता है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच का मतलब जो कनेक्ट डिवाइस इन लैन डायरेक्टली डेटा एफिशिएंटली, जो स्विच होती है, ठीक है, उसके अंदर आप अलग अलग डॉट्स के जो अपने जो लैंस होती हैं उसको क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। स्विच के थ्रू उन लैंस को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। हब क्या होता है, जो सेंट्रल डिवाइस होती है, जैसे सर्वर होता है ना। हब का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप अपने कॉलेज में थे तो वहां पर जो सर्वर था आपका, पूरी लैब के अंदर सारे कंप्यूटर अलग अलग पड़े होते हैं। एक कंप्यूटर होता है जिसपे आपके मैडम या आपके मास्टर जी काम करते थे, वो हब होता है, उसको सर्वर बोलते हैं, उसको हब बोलते हैं, जिसके साथ सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। अगर वो काम नहीं करेगा तो सारे कंप्यूटर काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देन आ जाता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जो आपको नेटवर्क के थ्रेट से बचाता है। आप फायरवॉल का इस्तेमाल यूज करके नेटवर्क के थ्रेट को, जो फालतू की इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। वो आपका क्या बन जाता है, दैट इज फायरवॉल। देन आ जाता है मॉडम। अब इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या होगा, ये वो मॉडम होता है जो बाहर खंबे पे लगा हुआ होता है ना, जिससे अलग अलग घरों में क्या जा रही होता है, पावर जा रही होता है। मतलब जो क्या बोलते हैं ना, कनेक्ट करता है सिग्नल, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू इंटरनेट। वो वायर्स के सिग्नल को, या फिर आपका जो कौन सा सिग्नल बोलते हैं उसको, टेलीफोन वाला सिग्नल, जो टेलीफोन वायर से क्या करता है, कनेक्ट करता है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो चीज। एनआईसी, कनेक्ट डिवाइसेस टू नेटवर्क। केबल तो आपको पता है तार होती है, जिसको वायर्स भी बोल दिया जाता है। नेटवर्क अडेप्टर। अडेप्टर कौन से होते हैं, जो आप लोगों को एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपका चार्जर होता है, उसी तरीके का अडेप्टर होता है आपके मॉडम के साथ, आपके राउटर के साथ एक क्या आता है, एक वो आता है, प्लग आता है। ठीक है, वो यूज होता है। गेटवे होता है। गेटवे का मतलब क्या होता है, जो रास्ता बताता है। गेटवे का मतलब एंट्रेंस गेट होता है, जो नेटवर्क्स को बताता है कि कौन से गेट पे जाना है, उसको रोकता है, डिसाइड करता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन यहां से आगे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अगर जानी चाहिए तो वो जाने देता है, और अगर उसको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन यहां से नहीं जानी चाहिए तो फिर उसको गेटवे पे रोक देता है। गेट का मतलब दरवाजा हो गया। और रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है, रिपीटर होता है कई बार जैसे हमारे घर में जब लाइट चली जाती है तो एक रेगुलेटर टाइप लगा दिया जाता है, बड़ा डब्बा लगाया जाता है। तो रिपीटर का मतलब होता है जहां कहीं पर इंटरनेट की स्पीड है, जो इंटरनेट की जो स्पीड है अगर वो स्लो होती है, जो स्पीड होती है तो स्लो होती है, तो वहां पर ना एक रिपीटर लगा दिया जाता है। रिपीटर क्या करता है, वो स्लो स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है। रिपीटर का काम क्या होता है, जो इंटरनेट की स्पीड स्लो है, जो इंटरनेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जो इंटरनेट कम स्पीड से चल रहा है, उसको बढ़ाता है, उसको रिपीट करने का मतलब है सिग्नल को डबल करना, सिग्नल को ट्रिपल करना, सिग्नल को डबल करना, सिग्नल को ट्रिपल करना। ये क्या होता है, ये किसका काम होता है, ये रिपीटर का काम होता है। ठीक है जी, ये किसका काम होता है, रिपीटर का काम होता है। ये एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, क्लियर है, नेटवर्क। सो ये कुछ नेटवर्क की डिवाइसेस हैं। सवाल ज्यादातर यही पूछा जाएगा मैथ्स का कॉलम में, अगर 4-5 ऑप्शन एक साथ पूछता है, नहीं तो सिंगल भी पूछा जा सकता है कि हब का मतलब क्या होता है, मॉडम कहां पर यूज होता है, फायरवॉल, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये वाला शायद सबसे इजी क्वेश्चन है जिसको बड़े आराम से बना सकते हो।
उसके बाद एक HTTP और एक HTTPS। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, दो तरीके का हो सकता है। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो तो ऐसे करके एक आता है ना, ऐसे करके, ऐसे, इसके बाद वेबसाइट खुलती है, मतलब ये आपको टाइप नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, टाइप हो जाता है जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो। जब आप किसी टाइप को क्या करते हो, वेबसाइट को ओपन करते हो, तो ये ओपन हो जाता है। अब फर्क क्या है, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, मतलब ये कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट के साथ। अब कौन सी वेबसाइट सिक्योर है और कौन सी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, वो HTTP और HTTPS। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंदर एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सिक्योर। तो अगर कोई वेबसाइट का प्रोटोकॉल HTTP है तो इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर HTTPS है तो वो सिक्योर है। तो ये प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, मतलब जो नॉर्मल होता है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है। ये क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है, डेटा को लॉक लगा देता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, डेटा को लॉक लगा देना ताकि दूसरा इंसान उसको ना पढ़ सके। वल्नरेबल फॉर इंटरसेप्शन, मतलब इसके अंदर वल्नरेबल का मतलब डेटा लीक होने के चांसेस है क्योंकि सिक्योर नहीं है, लेकिन यहां पर ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है, इसी वजह से तो ये सिक्योर है। दूसरा, कॉमनली यूज फॉर रेगुलर वेबसाइट, जैसे कोई आप आर्टिकल वगैरह लिखते हो या कोई अपनी वीडियो शेयर करते हो, अपना कोई ब्लॉग वगैरह बना रखा है, तो वहां पर आप HTTP यूज करोगे। लेकिन अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या कोई पेमेंट गेटवे है, उसके लिए हम HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। ये फास्टर होता है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, लेकिन सिक्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉमन इंफॉर्मेशन, जैसे कोई ब्लॉग बना दिया वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये स्पीड इसकी चाहे कम होगी लेकिन ये सिक्योर होगा। किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करने से पहले, किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करने से पहले ये मेक श्योर करें कि उसका जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर देते हो जिसका प्रोटोकॉल HTTP है, तो बहुत % चांसेस हैं कि आपका जो डेट है, कार्ड की जो डिटेल है वो लीक हो सकती है। आपके कार्ड की जो डिटेल है वो लीक हो सकती है अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो जो कि सिक्योर नहीं है। वो वेबसाइट जो कि सिक्योर नहीं है, तो आप HTTP वाली वेबसाइट पे पेमेंट कभी मत कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, तो डिजिटल पेमेंट के लिए HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। किसका? HTTPS। डिजिटल पेमेंट के लिए HTTPS का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ओके जी, गुड। उसके बाद एक होता है हाइपर टेक्स्ट और एक होता है हाइपरलिंक। देखो आपने विकिपीडिया का इस्तेमाल किया होगा, विकिपीडिया को इस्तेमाल किया होगा। हाइपरलिंक क्या होता है, ये आप लोगों का एक क्लिकेबल लिंक होता है। जैसे आपका URL होता है, तो URL की फॉर्म में जो आपके पास दिखता है वो हाइपरलिंक होता है। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि एक टेक्स्ट क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाता है। जैसे किसी के साथ ये वाला हाइपर लगा होता है तो ब्लू कलर का टेक्स्ट बन जाता है। बन जाता है या नहीं बन जाता? मतलब आप विकिपीडिया पे गए तो वहां पर ना कुछ वर्ड्स है वो ब्लू हुए होते हैं, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको किसी दूसरी साइट पे ले जाता है या दूसरे उस पे ले जाता है ना। तो इस वजह से उसको आप हाइपर टेक्स्ट बोल देते हो। और हाइपर लिंक होता है वो क्लिकेबल एलिमेंट हो सकता है, ये कोई फोटो भी हो सकती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। हाइपर लिंक का मतलब कोई फोटो है, उस फोटो पे क्लिक किया तो वो हाइपर लिंक है। फोटो पे क्लिक किया, ठीक है, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, क्रिएट कर देते हो। सो ये क्या है, ये टेक्स्ट होते हैं, और ये टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, URL भी हो सकता है, राइट। दूसरा, नॉन लीनियर नेविगेशन रिप्रेजेंटेड बाय टेक्स्ट। इसके अंदर नॉन लीनियर नेविगेशन होता है, मतलब कहीं से भी डेटा उठा के कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है। मैंने आपको नंबर सिस्टम के लिए बोला हुआ है कि 1.0 के अंदर नंबर सिस्टम की वीडियोस हैं, पहले उसको जाके एक बार देख लीजिए। एग्जाम से पहले मैं भी एक बार पढ़ा दूंगा। 1.0 के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके सीख लीजिए। रिटन इन मार्कअप लैंग्वेज HTTP में अलाउज अस नेविगेट कंट्रोल। बाकी इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो हाइपर टेक्स्ट है इसके अंदर क्लिकेबल टेक्स्ट होते हैं, जिस पे क्लिक करोगे तो आपको दूसरी साइट पे लेके जाएगा। लेकिन अगर आप हाइपर लिंक की बात करते हो तो लिंक में आपकी फोटो भी हो सकती है, आपकी कोई वीडियो भी हो सकती है, आपका URL भी हो सकता है, URL भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट से ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है हाइपर टेक्स्ट के अंदर। हाइपर लिंक के अंदर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। अब ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, सर्च इंजन, इस तरीके की कुछ छोटी छोटी टर्म्स है वो पूछी जाती है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, किसी वेबसाइट के एड्रेस को URL बोलते हैं। किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना उसको URL बोल देते हैं। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे www.google.com है, दिस इज यूनिवर्सल रिसोर्स, राइट। अब वेब ब्राउजर का मतलब देखो, ब्राउजर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको ब्राउज करने में हेल्प करती है। तो ये एक एप्लीकेशन है, दिस इज इंटरफेस फॉर असेसिंग द इंटरनेट। इंटरनेट चलाने के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। ब्राउजर कौन सा है? जैसे एज, सफारी, क्रोम, ओपेरा, ये सब यूसी ब्राउजर, ये सारे क्या है? ब्राउजर्स हैं। तो ब्राउजर्स क्या होता है? बेसिकली ब्राउजर्स एप्लीकेशंस होती हैं, ब्राउजर सॉफ्टवेयर होते हैं। ब्राउजर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोगों को इंटरनेट सर्च करने के लिए, आपको इंटरनेट चलाने में, इंटरनेट को एक्सेस करवाने में हेल्प करते हैं। और वेब सर्वर क्या होते हैं? सर्वर का मतलब क्या होता है? ये एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है, जिसके थ्रू आपको कनेक्ट किया गया, ठीक है जी। ये जिसके थ्रू आप लोगों को क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है, उसको वेब सर्वर बोला जाता है, सर्वर बोला जाता है, ठीक है जी, सर्वर बोला जाता है। सो रेंडर्स एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट सच एज, तो आप ब्राउजर पे आपको सर्च करोगे तो आपको जो आप एक्सेस करोगे वो दिलाएगा। और वेब सर्वर से मतलब जो डेटा आपको वेब ब्राउजर दिखा रहा है वो कहां से लेके आ रहा है? वो सर्वर से लेके आ रहा है। तो आप इसको एक तरीके से डेटा वेयर हाउस समझ लो। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, एक ऐसा वेयर हाउस, एक ऐसा स्टोर जहां पे दुनिया भर का डेटा पड़ा हुआ है।
जहां पे दुनिया भर का डेटा पड़ा हुआ है। तो आप खुद सोचो, जैसे कोई आप वेबसाइट को ओपन करते हो, कभी कभी तो वो फटाक से खुल जाती है, लेकिन अगर कोई जैसे फॉर्म फिल कर रहे हो आप, नेट यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना था, आखिरी डेट थी, तो आखिरी डेट को फॉर्म वो डेट को वो ओपन ही नहीं होता। क्यों नहीं ओपन होता? क्योंकि एक ही टाइम पे 50,000 60,000 लोग इकट्ठे जब कमांड दे रहे होते हैं तो सर्वर बिजी हो जाता है। भाई किस किस की कमांड मानेगा? किसी को मान लेगा, किसी की नहीं मान लेगा, किसी की मान लेगा या किसी की नहीं मान लेगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से तो वेब सर्वर होता है वो डेटा वेयर हाउस की तरह होता है, जहां पर सारा डेटा पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है ना, होस्ट वेबसाइट फाइल डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। जो कमांड जिससे जो लेके आएगा इन्फॉर्मेशन, ये वो बंदा है, या ये जो वो आप समझ लो, ये वो कार है, ये कार है, ये कार जाएगी यहां से और ये उसको डेटा देगा। डिफरेंस समझ आया? कार जाएगी और ये डेटा लेके आएगी, समझ लो ना। सो इसके साथ आप ब्राउजर के अंदर आप जैसे क्रोम के अंदर आप बुकमार्क भी कर सकते हो, हिस्ट्री भी दिखा देता है आपको, एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो, डाउनलोड भी दिखा देता है ना, पास में आपने क्या किया था वो भी आपको दिखा देगा, और ये आपके लिए काम की चीजें नहीं करता, ठीक है। सर्वर के एंड से क्या हो रहा है उसको आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, और आपको उसका मालूम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सर्वर का काम बैक एंड का काम है, ब्राउजर का काम फ्रंट एंड का काम है। ब्राउजर पे जो हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन बैक एंड पे जो काम हो रहा है वो आपको नजर नहीं आता है। सो जैसे क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ, ओपेरा हुआ, ये सब कुछ ब्राउजर है, लेकिन सर्वर है जैसे अपेचे है, एचटीटीपी सर्वर है जो मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से एचटीटीपीएस सर्वर है, प्रोटोकॉल है। तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है कि किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है। कि वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी वो किसके थ्रू डिसाइड होता है? वो वेब ब्राउजर से इंफॉर्मेशन आ रही है, वेब सर्वर वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है, राइट? गुड। उसके बाद आता है ब्राउजर या फिर सर्च इंजन। अभी ब्राउजर तो मैंने आप लोगों को बता दिया ब्राउजर का काम क्या होता है। ब्राउज मतलब एक ऐसी वेबसाइट है, सॉरी एक एप्लीकेशन है जहां पे आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो। तो इसमें आपने याद रखना है क्रोम, क्रोम की बात हो रही है। तो क्रोम आप लोगों का क्या है? एक ब्राउजर है। क्रोम क्या है? आप लोगों का ब्राउजर है जहां पर आप क्या कर सकते हो? आप इंटरनेट को चला सकते हो। तो ये आप लोगों को वेबसाइट दिखाएगा, इसके लेआउट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप इसमें कैसे इनपुट दोगे, आप इसकी परफॉर्मेंस को है ना बढ़ा सकते हो, जैसे कुकीज रिमूव कर देना, हिस्ट्री को डिलीट कर देना, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होता है, मतलब जो ब्राउजर है वो आपका जैसे क्रोम है, अब वो क्रोम क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे एंड्रॉइड में भी चलेगा, मैकिंटॉश में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा, है ना, बाकी किसी भी तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पे ये काम कर जाता है। और अगर आप डायरेक्टली किसी ब्राउजर पे वेबसाइट खोलते हो तो उसकी स्पीड है वो ऑब्वियसली ज्यादा होती है। नेक्स्ट एक होता है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है। अब जो क्रोम है वो आपका क्या है? क्रोम आप लोगों का ब्राउजर है, ब्राउजर इंजन छोड़ दो, सिर्फ ब्राउजर याद रखिएगा। और जो google.com है, www.google.com www.google.com है, वो क्या है? वो आप लोगों का सर्च इंजन है। मतलब जहां पे आप सर्च करते हो, यहां पे आप लोगों को इंडेक्सेस दिखाए जाते हैं, जहां पे आपको वेबसाइट दिखाता है, वो रैंक्स करता है वेबसाइट को, आपको जैसा इंटरफेस चाहिए वैसा है। पर्सनलाइज रिजल्ट आपकी कुकीज पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा डेटा मिलेगा। जैसे आप YouTube पे सर्च करते हो ना, तो वो सर्च इंजन का काम करता है, वो सर्च इंजन का काम करता है। तो google.com इज अ सर्च इंजन, बट गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर, क्योंकि आप गूगल क्रोम में गूगल खोल के साइट रिसर्च करते हो या सर्च करते हो, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो ब्राउजर है वो एक बड़ी टर्म है, ये एक स्टोर हाउस है जिसके अंदर वेयर हाउस है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। वो आपको सॉरी ब्राउजर है जो एक वेबसाइट है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है। और ये एक वेबसाइट है जिसके अलग अलग है, bing.com है, DuckDuckGo है, बहुत सारे ब्राउजर है, सॉरी सर्च इंजन है जिसके थ्रू आप अपना इस्तेमाल कर सकते हो। अब गूगल इतना ज्यादा दुनिया में फेमस हो चुका है एज अ सर्च इंजन, दुनिया में गूगल इतना ज्यादा फेमस हो चुका है एज अ सर्च इंजन, आप ये मान के चलो कि आज के समय में इंटरनेट पे सर्च करना मतलब गूगल करना। आप कभी सर्च करने के लिए किसी दूसरी साइट पे गए हो? आपने कभी याहू पे जाके कुछ सर्च किया? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में गूगल की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोगों को लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में गूगल के बिना और कहीं सर्च ही नहीं होती। मतलब इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि लोगों को ये लगने लगा, इवन कि हम भी क्या बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूं कि बेटा गूगल कर लेना। मैं आपको ये नहीं बोलता कि इंटरनेट पे सर्च कर लेना, मैं भी आपको क्या बोलता हूं कि जाके गूगल कर लेना। गूगल कर लेना मतलब सर्च कर लेना। क्यों? क्योंकि गूगल इस टाइम पे वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन, राइट? इसलिए उसके बाद आ जाता है हमारे पास ईमेल। ईमेल से एक दो सवाल आते हैं, उसको अच्छे से समझेंगे। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो जो चीजें ईमेल की आपको पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूं। ईमेल का जो ओरिजिन है वो शुरुआत में 1960 या 70 के आसपास है, वो इसके ओरिजिन के बारे में बात की गई थी। और इसको किसके द्वारा खोजा गया था? रे एमल्सन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। बंदे का नाम याद रखना है, रे एमल्सन ने दुनिया में पहली 1971 में पहली ईमेल भेजी थी। 1971 में ईमेल का जन्म होता है पहली बार 1971 में मेल भेजी गई थी, जिसके अंदर @ जो सिंबल उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर धीरे धीरे क्या होती रही, 80 के टाइम पे आके ये पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंदर जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल वगैरह आ गए। 90 के अंदर इसको वेब बेस्ड जैसे हॉटमेल वगैरह ये आ गए। लेकिन ईमेल के जहां पर बहुत सारे फायदे होते हैं तो वहां पर दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है? जैसे स्पैम हो जाता है, फिशिंग हो जाता है, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। ईमेल पे आपको कोई लिंक आता है, आप उस पर क्लिक कर देते हो, समझ रहे हो ना। आज इंटरनेट पे बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो आपको देखने को मिलती है। मॉडर्नाइजेशन है, आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपनी ईमेल को क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो और भी बेहतर बना सकते हो, ताकि आप ईमेल को शेड्यूल भी किया जा सकता है, भेजी हुई ईमेल को डिलीट भी किया जा सकता है ना। तो वो चीज प्रेजेंट आज के समय में लोग अपने जैसे वेबसाइट के भी डोमेन नेम बना लेते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम भी बना लेते हैं। तो ये तो थोड़ी हिस्ट्री है। रेट एमल्सन 1971, इसके अंदर ये बात याद रखनी ज्यादा जरूरी है ईमेल से, ठीक है। ईमेल से ये चीज याद रखनी जरूरी है। अब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। आप बड़े आराम से अभी आपने मेल भेजा, 1 सेकंड के अंदर आपका मेल पहुंच जाएगा, है ना। कभी कबूतरों के पास जाते देखिए, कबूतर जा 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 एक आप स्पीड पोस्ट भेज रहे हो तो कितना टाइम लग जाता है, आप कुरियर भेज रहे हो तो कितना, वहीं पे आपको व्हाट्सएप जैसे व्हाट्सएप मैसेज भेजा वैसे ईमेल भेजा, कुछ सेकंड्स,
कुछ सेकंड्स है, उस सेकंड्स में आप क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। अफोर्डेबल है, क्यों, कुछ करना ही नहीं है, फ्री है। दूसरा, आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड रहता है, किसको क्या भेजा था, असेसिबल फ्रॉम एनी इंटरनेट इनेबल्ड, किसी से भी फोन से, लैपटॉप से, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बड़े एफिशिएंट तरीके से आप मेल्स को यूज कर सकते हो। फाइल अटैचमेंट है, अभी फाइल अटैचमेंट वाला भी समझ लो, अगर जीमेल पे भेज रहे हो तो 25 MB तक भेज रहे हो तो वो डायरेक्ट चली जाती है। 25 MB से जैसे साइज बढ़ता है तो वो गूगल ड्राइव का लिंक बन जाता है। और गूगल ड्राइव है वो आप लोगों का फ्री सर्वर है, जहां पर आपको 15 GB की स्पेस मिलती है। 15 GB से ज्यादा है तो आपको प्राइस पे करना पड़ता है। हम प्राइस नहीं पे करते, हम ईमेल आईडी नहीं बना देते हैं। दूसरा, टेलर फॉर रेसिपिएंट एंगेजमेंट, रिड्यूस पेपर वेस्ट, पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब ईमेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये बहुत एक इसके अंदर सवाल आता है। टू का मतलब जिसको भेज रहे हो, सीसी का कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी का कार्बन कॉपी होता है। अब इसमें से सवाल पूछा जाता है कि कौन किसको देख सकता है, कौन किसको नहीं देख सकता, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। देखो यहां पे फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब जो बंदा भेज रहा है, एक टू को भेज रहा है, एक सीसी को भेज रहा है और एक बीसीसी को भेज रहा है। ध्यान से समझना, जो मैं सिंबल बनाऊंगा, जो मैं साइंस बनाऊंगा, वो आप लोग समझ लीजिए। देखो फ्रॉम तो सबको देख सकता है, टू को क्योंकि वो तो भेज रहा है, तो सीसी को भी भेज सकता है, वो बीसीसी को। फ्रॉम का मतलब जो बंदा भेज रहा है, फ्रॉम का मतलब जिस बंदे ने मेल भेजनी है, तो मुझे तो पता है ना मैं किसको भेज रहा हूं, तो इस वजह से तो याद रखिएगा, टू वाला सीसी को भी देख सकता है अगर सीसी 1 है, और अगर सीसी 2 है तो उसको भी देख सकता है। ठीक है, मतलब टू वाला सीसी को देख सकता है, बीसीसी को नहीं देख सकता, बीसीसी को नहीं देख सकता। जो सीसी वाला है वो सीसी अगर 1, ये सीसी 1 है तो ये सीसी 2 को भी देख सकता है, ये 2 को भी देख सकता है। ठीक है, बीसीसी को नहीं देख सकता। जो बीसीसी वाला है ये 2 को भी देख सकता है, ये सीसी 1 को भी देख सकता है, ये सीसी 2 को भी देख सकता है। लेकिन ये किसको नहीं देख सकता, ये बीसीसी, अगर ये 1 है तो ये बीसीसी 2 को और बीसीसी 3 को नहीं देख सकता, क्योंकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। मतलब बीसीसी सबको देख सकता है, 2 को भी, सीसी को भी, लेकिन दूसरे बीसीसी को नहीं देख सकता। क्यों, क्योंकि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। दिस इज योर कार्बन कॉपी, दिस इज योर कार्बन कॉपी एंड दिस इज योर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है जी, ये चार्ट याद रखना, इससे सवाल बहुत पूछा गया है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में ये समझा दिया था। पेड कोर्स में, फुल कोर्स में मैंने आपको वो एक कहानी भी सुनाई थी, मेले वाली कहानी सुनाई थी। तो आप अगर पूरा कोर्स आपने रखा है, पढ़ा हुआ है, तो आपको मालूम होगा। लिख लो इसको अच्छे से, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, एग्जाम में पूछा जाता सवाल। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोगों का मेल। उसके बाद हमारे पास ईमेल के प्रोटोकॉल्स होते हैं। 3 तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, पीओपी होता है, आईएमपी होता है और एक होता है एसएमटीपी। देखो पीओपी होता है जो सर्वर, फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट, ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। पीओपी प्रोटोकॉल होता है जो जिसके अंदर एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर क्लाइंट है वो कनेक्ट करता है सर्वर से और आप मेल्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ऑफलाइन आप ईमेल्स को डाउनलोड कर सकते हो पीओपी प्रोटोकॉल। पीओपी प्रोटोकॉल, सो पीओपी है एक ईमेल का प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को रिट्रीव करता है सर्वर से, क्योंकि आपकी ईमेल्स कहां पे पड़ी होती हैं, सर्वर पे पड़ी होती हैं। क्लाइंट मतलब आपके लिए ईमेल्स को वो ढूंढ के लेके आता है। सो इसके अंदर एक सिंपल क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज किया जाता है, जहां पर जो क्लाइंट होता है वो कनेक्ट करता है सर्वर से और अपनी ईमेल्स को डाउनलोड कर लेता है। दूसरा होता है एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है जो मेल को सिर्फ सेंड करने का काम करता है। अगर आप ईमेल को सेंड करना चाहते हो, सिर्फ आप सेंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एसएमटीपी का इस्तेमाल करोगे। सेम वही क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज किया जाता है, सेंडर्स ईमेल क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट विद रिसीपिएंट एबल टू डिलीवर द मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो ऐसे से याद रखिएगा कि इसका मेन काम क्या होता है, मेल को सेंड करना। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मेल को सेंड करना, मेल को सेंड करना। और आईएमटीपी क्या होता है, ये आप लोगों का बेस्ट मॉडल है, जिसके तहत आप अपनी लोकल डिवाइस पे ईमेल्स को सेव कर सकते हो। इंटरनेट मैसेज एक्सेस मतलब आप अपनी ईमेल को मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, कहीं पर यूज कर सकते हो और आप जितनी बार चाहो आप अपनी मेल को डाउनलोड करके रख सकते हो, क्योंकि जो मेल होती है वो कहां पर पड़ी हुई है, सर्वर में, जो हम यूज करते हैं। जैसे आपको किसी ने जीमेल पे ईमेल भेजी, तो आपने ईमेल को डाउनलोड कर दिया, तो क्या वो आपकी ईमेल से डिलीट हो जाएगी? नहीं, वो तो कहीं पर पड़ी हुई है, ऑलरेडी सर्वर में पड़ी हुई है। जब तक वो सर्वर पर पड़ी है तब तक वो आपके पास रहेगी, जब तक वो सर्वर से डिलीट नहीं होती तब तक वो डिलीट नहीं होती है। तो आईएमएपी क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके तहत आज के मॉडर्न के समय में जो हम यूज कर रहे हैं ईमेल की फैसिलिटी, वो आपकी आईएमएपी का हिस्सा है। आईएमएपी का हिस्सा, IMAP दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसके प्रोटोकॉल्स पूछे गए। तो पीओपी है जो बेसिकली ऑफलाइन प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। IMAP का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जिसका आज के समय में सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। और एसएमटीपी है जिसका मेन उद्देश्य, मेन मकसद ईमेल को सेंड करने तक होता है, ईमेल को सेंड करने तक। ठीक है, उसके बाद आता है वेब। अब वेब के अंदर कुछ चीजें हैं। ठीक है, ये तो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेब जो आप www की बात करते हो, ठीक है, www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। सो द वेब इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन असेस थ्रू ब्राउजर्स बाय यूआरएल फैसिलिटेटिंग कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। मतलब वेबसाइट के थ्रू या वेब के थ्रू आप इंटरनेट पे पूरी दुनिया के साथ जुड़ जाते हो। मतलब जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि इस टाइम पे आप पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हो।
आप इस टाइम पे पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हो। तो इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये भी टिम बर्नर्स-ली ने इसको CERN पे इसको क्या किया गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था शुरुआत में 1989 में। उसके बाद फिर इसके कुछ प्रोटोकॉल्स निकाले गए, ठीक है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया 89 के अंदर, उसी समय के दौरान, क्योंकि विदाउट प्रोटोकॉल तो नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरनेट है, इंटरनेट कैसे चलता है, तो इंटरनेट को चलाने के लिए दो तरीके के प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। कौन सा? एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक होता है कौन सा? कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक तरीके से एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि एक तरीके से आईपी जिसको बोलते हैं ना, एक एड्रेस होता है, मतलब आप इंफॉर्मेशन को कहां पर लेके जाना चाहते हो, आप जो इंफॉर्मेशन को लेके जाना चाहते हो वो कहां पर लेके जाना चाहते हो, उसको बोलते हैं आईपी। और दूसरा होता है टीसीपी, टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जो डेटा आप दूसरी जगह पर लेके जा रहे हो, वो डेटा जो आप लेके जा रहे हो वो सही सलामत पहुंच जाए, उसमें कोई दिक्कत ना है, वो डेटा सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाए। सो प्रोटोकॉल्स की शुरुआत होती है। प्रोटोकॉल्स के बाद पहली वेबसाइट 1991 के अंदर आती है, जिसके अंदर www की बात की जाती है, मतलब समझ लो www, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद फिर धीरे धीरे सबसे पहला 1993 में ब्राउजर आता है, जिसको क्या नाम दिया गया था? मोसैक। याद रखिएगा, फर्स्ट जो ब्राउजर था उसका नाम क्या था? मोसैक। ब्राउजर्स जैसे आज के टाइम पे आप एज वगैरह की बात करते हो, तो ये पहला था। उसके बाद फिर धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन हुआ, फिर .com आ गया, फिर वेब 2.0 हो गया, मोबाइल आ गया, फिर उसके बाद आपके वेब स्टैंडर्ड्स आ गए, एक्सेसिबिलिटी आ गई, फ्यूचर ट्रेंड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि इसको किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, कब प्रोटोकॉल आए, कब वेबसाइट का इस्तेमाल हुआ और कब फर्स्ट ब्राउजर इस्तेमाल हुआ। तो ये इसके अंदर से 4 से 5 पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर बस ये 4-5 पॉइंट है जिसको आप लोगों ने क्या करना है बेटा? याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतने पॉइंट भी अगर आपने समझ लिए तो सवाल अगर आया तो बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 आया। अब देखो ये ना एक रिलेटिव क्वेश्चन है, इसके आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसका अलग अलग चार्ट देखने को मिलेगा। आप इसको कहीं से भी पढ़ लो, बात समझना मेरी, आप इस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, आप लोगों को एक चीज समझनी है कि इसमें पढ़ी हुई चीजें आप लोगों को याद नहीं होंगी। इसमें जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना वो आपको याद नहीं होंगी। आपको सिर्फ इतनी सी बात को याद रखना है, क्या कि दिस इज द, ये फर्स्ट फेज का था, ये सेकंड का था और ये थर्ड था। हम 1.0 से 2.0 पे क्यों जाते हैं? जो टेक्नोलॉजी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होती है उसको हम 1.0 बोलते हैं। अब सर 1.0 क्यों बोलते हैं? 1.0 इस वजह से बोला जाता है क्योंकि जब कोई चीज पहली बार आती है फिर उसमें अपडेशंस आती हैं तो फिर 2.0 आ जाता है, फिर अपडेशन आ गया तो 3.0 आ गया। इसको याद करना, ऐसे समझो कि कंप्यूटर की जनरेशन है, पहले कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई, तो फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या? मतलब कि भैया शुरुआत हुआ, कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ, लेकिन टाइम के साथ साथ 10 साल के अंदर कंप्यूटर के अंदर काफी सारी नई चीजें आ गई। तो पहली जनरेशन खराब हो गई, या ये समझ लो कि उसके अंदर कुछ बचा नहीं है जिसपे अभी जिसको जरूरत है, फिर उसको हटाया, फिर दूसरी जनरेशन आ गई, फिर दूसरी में इंपॉर्टेंट कुछ इन्वेंशन हुई है, नई नई चीजें आई हैं, तो दूसरी से फिर तीसरी पे आ गए, तीसरी के अंदर चीजें चेंज हुई तो तीसरी से चौथी में आ गए, चौथी से चीजें चेंज हुई तो चौथी से पांचवी में आ गए, अभी आज के टाइम पे पांचवी जनरेशन चल रही है। क्लियर? तो अगर आप देखो तो पहले जैसे क्या होता था, शुरुआत में स्टैटिक वेब पेज है, मतलब जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, स्टैटिक का मतलब जैसे फिक्स हो गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे डायनामिक हो गया, और आज के टाइम पर इंटेलिजेंट वेब, इंटेलिजेंट वेब समझते हो ना, जैसे कि मशीन लर्निंग वगैरह की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, आपके हिसाब से चीजें काम करती हैं। अभी चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, पढ़ते हैं, आप भी यूज करते होंगे चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी का क्या सीन है? चैट जीपीटी का सीन क्या है? कुछ नहीं है, वो आपका एक तरीके से नौकर है। अगर उसको नौकर बना के रखोगे तो अच्छा है, सही तरीके से यूज करोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके क्या बोल दिया है ना, ये जो इंटेलिजेंट वेब है कि आपको क्या चाहिए, आपके बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, वो आपको किस तरीके की चीजें चाहिए वो आपके सामने वो परोस रहा है, वो आपके सामने परोस रहा है। दूसरा, पहले HTML होते थे, फिर यूजर जनरेटेड कंटेंट आ गया, समझ लो शुरुआत में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो आप लोगों को पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्कूल में कभी ना कभी आप लोगों को कोई ना कोई वेबसाइट है वो आपके टीचर्स ने बनवाई होगी, तो वो HTML का इस्तेमाल होता था। उसके बाद फिर यूजर्स पे फोकस होगा, और आज के टाइम पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे फोकस हो गया। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग IT का, सॉरी जो AI है उसका एक पार्ट है। एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है? जिसके अंदर आप डिजाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर आप क्या करते हो? एक अडेप्टेबल लर्निंग है, डिजाइन क्रिएट करते हो अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहां पर इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होती थी शुरुआत में, यहां पर धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, अब तो बिल्कुल ही पर्सनलाइज हो चुका है, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हो गई है। दूसरा, प्रीडोमिनेंटली इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन आ गया है, और इन डेटा एक्सचेंज एंड मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक को याद नहीं करना है, इस टॉपिक को सिर्फ समझना है, और आपके सामने जब ऑप्शंस आएंगी तो आपने सिर्फ उसमें से आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा यार ये वाली चीज फर्स्ट 1.0 का हिस्सा रही होगी या 2.0। देखो अगर तो बिल्कुल लेटेस्ट है, अगर बिल्कुल लेटेस्ट कोई चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन सेंस की बात है, 3.0 का पार्ट है, तो 3.0 में क्लिक कर दो। अगर वो चीज बिल्कुल पुरानी है, जहां से शुरू हुआ था, तो 1.0 मान लो। और अगर कोई चीज उन दोनों के बीच में है जो पहली से ज्यादा बेहतर है लेकिन दूसरी से खराब है, तो बीच में मान के चलो कि ये 2.0 की बात हो रही है, ये 2.0 की बात की है। तो बात समझ रहे हो ना? इस क्वेश्चन को रट्टा मारना कुछ मतलब सेंस नहीं बनता। इस क्वेश्चन को बनाना है तो आप लोगों को एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंस रखता है, और अभी कॉमन सेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना, बस दिमाग में बिठा लेना है ऑप्शंस के बेसिस पे, ऑप्शंस को पढ़ के कि अच्छा यार ये चीज पूछी हुई है तो इसका किस तरीके से सोल्यूशन निकलेगा। राइट, गुड। उसके बाद है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क होता है? मेमोरी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी, मतलब वो स्पेस जो कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करती है, कंप्यूटर की वो स्पेस जो
काम करने में हेल्प करती है। और स्टोरेज का मतलब होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें आप डेटा को सेव करके रखते हो। सो प्राइमरी मेमोरी जिसको आप मेन मेमोरी बोल देते हो, रैम भी बोल देते हो, वैसे रोम होती है, लेकिन कभी कभी रोम को रैम को ही माना जाता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट होता है जिसके अंदर डेटा को टेम्परेरी, मतलब रैम है तो उसके अंदर टेम्परेरी डेटा यूज किया जाता है। हम पढ़े थे कौन सा, वो वाला टॉपिक, हाँ अरे कौन सा था वो, सीपीयू। सीपीयू के अंदर बताया था सीपीयू का हिस्सा होती है कौन सी, प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू का हिस्सा होती है कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू का हिस्सा होती है। तो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू का हिस्सा होती है। उससे उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि आप जो भी डेटा भेज रहे हो तो वो पहले कहां पर जाएगा, वो रैम में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, और प्राइमरी मेमोरी से फिर आप उस डेटा को क्या करते हो, एक्सेस करते हो। प्राइमरी डेटा से को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। तो ये सीपीयू में होती है। तो अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो पार्ट होता है जिसको मेन मेमोरी बोला जाता है, रैम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो कहां पर होती है, जो सीपीयू में होती है, जिसका मेन काम क्या होता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना। जो भी आप कंप्यूटर को कमांड देते हो वो कमांड कहां पे जाती है, वो सीपीयू में जाती है। सीपीयू उस कमांड को, उस डेटा को कहां पे स्टोर करता है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है रैम। और रैम है इसका जो नेचर होता है वो टेम्परेरी होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि करंटली आप इसको यूज कर रहे होते हो, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो इसका जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है, वो इरेज हो जाता है। सो इस वजह से ये करंट डेटा को यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। रोम है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल की जाती है आपके सिस्टम पर, और ये नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब ये इसका जो मेन काम होता है वो किस पर्पस के लिए होता है, ये बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज होती है। बूटिंग प्रोसेस, अब बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, रीस्टार्ट करना, ये क्या होता है, दिस इज द बूटिंग प्रोसेस। तो रोम का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता है बेटा, रोम ये बूटिंग प्रोसेस के लिए होता है, और ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट होती है। क्या होती है, इट इज परमानेंट इन नेचर। और देना जाता है कैशेस मेमोरी। कैशेस मेमोरी कौन सी होती है, जो रजिस्टर्स के पास लगी हुई होती है, बहुत अल्ट्रा स्पीड होती है और बिल्कुल सीपीयू के पास में लगी हुई होती है, जिसमें अंदर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। कैशेस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो फास्ट स्पीड से। और उसके साथ साथ जब हमने पढ़ा था सीपीयू के अंदर ही, सीपीयू पे ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, रजिस्टर्स। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे फास्ट स्पीड होती है। जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू पे ही लगे हुए होते हैं। तो रजिस्टर भी टेम्परेरी स्टोरेज का हिस्सा होते हैं, जो एक टाइम पे एक कमांड को, एक वर्ड को, एक लेटर को अपने पास क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये हायरार्की का ऊपर का हिस्सा होता है। तो जैसे जैसे आप हायरार्की में नीचे आते जाओगे, जो मेमोरी की स्पीड है वो कम होती जाएगी, मेमोरी का प्राइस है वो कम होता जाएगा, जो एक्सेस टाइम है वो बढ़ता जाएगा। जितनी ऊपर है उतनी स्टोरेज कम होती है। जैसे रैम रोम की स्टोरेज कम होती है, लेकिन वहीं पर एचडीडी सीडी वगैरह की स्टोरेज ज्यादा होती है, एक्सेस टाइम कम होता है। अब इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं किस चीज को लेकर कि सर एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है। देखो एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है, मीनिंग समझो। एक्सेस टाइम का मतलब है कि किसी चीज को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर किसी चीज को एक्सेस करने में टाइम कम लग रहा है, तुमने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया, मिनी सेकंड्स या नैनो सेकंड्स में वेबसाइट खुल गई, तो इसका मतलब अगर एक्सेस टाइम कम है तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी वेबसाइट को खोल रहे हो और वो खोलने में बहुत टाइम ले रही है, तो एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक्सेस टाइम ज्यादा हो जाएगा। एक्सेस टाइम मतलब उसी वेबसाइट को खोलने में 2 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब जो स्पीड होगी वो कम होगी। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर है जी, समझ आ गया। तो ये कैशेस मेमोरी है, ये भी फास्ट होती है। रजिस्टर्स होते हैं वो तो लगे ही सीपीयू पे होते हैं, वो तो लगे ही कहां पे होते हैं, वो सीपीयू पे ही लगे होते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, ठीक है, गुड। अब उसके बाद होती है सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है, जो एक्सटर्नल स्टोरेज बोल सकते हैं, इंटरनल भी लगी होती है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इसका काम एक्सेस वगैरह देना नहीं होता, इसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, जिसका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रखना होता है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होगी या बाकी सब चीज होगी, उसके अंदर आप अपने डेटा को क्या करके रखते हो बेटा, स्टोर करके रखते हो। जैसे आपकी इच्छा होती है उस तरीके से आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। सो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये मैग्नेटिक टेप की एक ड्राइव होती है, जो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इस पे ट्रैक्स बने हुए होते हैं, इस पे सेक्टर्स बने हुए होते हैं, ऐसे गोल गोल घूमने वाले, और बीच में एक वायर सी, एक डंडा सा लगा हुआ होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हो। हार्ड ड्राइव है ये, 1 टीबी 2 टीबी 5 टीबी, 1 टीबी, 1 टीबी मतलब 1000 जीबी, 1000 जीबी। तो 1 टीबी 2 टीबी 5 टीबी बहुत महंगी होती है, मतलब ऐसे महंगी इन द सेंस कि नॉर्मल अगर देखा जाए पेन ड्राइव वगैरह से तो महंगी होती है इस वजह से। दूसरा होता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। वो जो कैमरा वगैरह में यूज होती है ना, फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है, और इसको यूज करोगे तो इसकी जो स्पीड है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से 1000 गुना ज्यादा होती है। मतलब आप एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर एसएसडी है तो उसकी स्पीड है उस सिस्टम से ज्यादा होगी जो एचडीडी जितना, एचडीडी से ज्यादा होगी। ठीक है जी, सब इंपॉर्टेंट चीजें मैराथन में करवाओगे तो पेड कोर्स का सेंस क्या हुआ सर? मैंने क्या बोला भाई, मैंने मैराथन की कोई बात की क्या? क्या हो जाता है मतलब अचानक से तुम लोगों को, क्या बोलूं भाई, कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम करता ऐसे कमेंट्स पे। देन आ जाता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी ये जो बहुत फास्ट स्पीड मेमोरी होती है, जो कि इसके अंदर यूज की जाती है, मतलब सॉलिड स्टेट के अंदर ये यूज की जाती है, और जो फ्लैश मेमोरी होती है उसके अंदर स्पीड है, पोर्टेबिलिटी है, वो बहुत स्पीड से काम करती है, बढ़िया एक्शन जैसे होता है ना, क्लिक, आंख एकदम से क्लिक पे होता है, उसमें हो जाता है। ऑप्टिकल डिस्क होती है जिससे लाइट्स यूज की जाती है, ऑप्टिकल होती है जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है।
लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? लाइट्स का इस्तेमाल होता है जैसे आपकी सीडी ड्राइव होती है, डीवीडी होती है, जिसके अंदर लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और इसी के अंदर पहले सीडी आती थी, सीडी से डीवीडी आ गया और डीवीडी से फिर ब्लू रे डिस्क आ गया। सीडी से डीवीडी आ गया, डीवीडी से ब्लू रे डिस्क है वो पहुंच गई। तो उसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क की बात की जाती है, जिसके अंदर आप दोनों साइड पे डेटा स्टोर करते हो और वो आप सीडी के टाइम पे जो आप यूज करते थे, पहले सीडी थी, फिर डीवीडी और फिर ब्लू रे आ गई। राइट। देन आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक टेप पता कौन सी होती थी? वो आपके स्कूल टाइम पे आप ऐसे खेलते थे ना, हमारे घर वाले, वो डेक की जो सीडी कैसेट होती थी, जो सीक्वेंशियल डेटा के लिए यूज होती थी। इसका जो मेन काम होता है मैग्नेटिक टेप का, वो क्या होता है? वो सीक्वेंशियल डेटा को यूज किया जाता है। सीक्वेंशियल डेटा को यूज किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सीक्वेंशियल डेटा के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीक्वेंशियल मतलब जैसे एक सीक्वेंस होता है तो वैसे गोल गोल घूमती रहती है। 3600 मीटर 3600 फीट उसकी लेंथ होती थी, बहुत बड़ी लेंथ होती थी। हमारे घर में कुछ काम वाम होता नहीं था, खिलौने नहीं देके देते थे हमारे घर वाले, तो हम बस उस टेप को सारा दिन खोलते रहते थे, चढ़ाते रहते थे ये वाला। ठीक है जी, इस वजह से। सो सेकेंडरी मेमोरी है, इसकी टाइप्स है, एचडीडी है, एसएसडी है, फ्लैश मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है और मैग्नेटिक टेप। राइट। उसके बाद हमारे पास रैम की कुछ टाइप्स आती हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये चीज बहुत पूछते हैं, एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। ऐसा स्टैटिक रैम क्या होती है और डायनामिक रैम क्या होती है। देखो सबसे पहले तो आप इस वर्ड को समझिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब हुआ जो चीज फिक्स है। स्टैटिक का मतलब जो चीज फिक्स है। स्टैटिक क्या है? जो चीज फिक्स है। और डायनामिक का मतलब जो चीज चेंज हो रही है। यस और नो? जो चीज चेंज हो रही है, जैसे फ्लिप फ्लॉप वाली जो टेक्नोलॉजी यूज की। अब अगर कोई चीज फिक्स है, एक जगह पे फिक्स है, तो उसकी स्पीड है वो ज्यादा होगी, उसको पावर भी ज्यादा लगेगी। दूसरा, उसकी जो स्टोरेज डेंसिटी है वो कम होगी। फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होगा क्योंकि फिक्स है। कैशेस मेमोरी के लिए यूज है, ये वाला सवाल पूछा गया था, तो ये वाला एससी याद रखना आपने। जो स्टैटिक मेमोरी है वो कैशेस मेमोरी के लिए यूज किया जाता है, स्टैटिक रैम होती है। और हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए जिनको इस तरीके की मेमोरी की जरूरत होती है, जिसको ज्यादा बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े, जो फिक्स रहे। दूसरा है डायनामिक। डायनामिक है तो ऑब्वियसली बात है, बार बार चीजें चेंज हो रही हैं, बार बार रिफ्रेश किया जा रहा है, तो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। दूसरा, पावर कंजम्पशन है वो भी लो होगी, लेकिन जो स्टोरेज डेंसिटी है वो हमेशा इसकी ज्यादा होती है। पीरियोडिक रिफ्रेशिंग, ये बोला ना, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया उसके बाद रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, बार बार इसको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। यूज कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ये मेन मेमोरी के अंदर यूज किए जाते हैं। याद रखिएगा, जो डायनामिक है, डीएम बोलते हैं ना, डीएमई, किसी को डायरेक्ट मैसेज करना, तो डीएम से याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ है। तो डायनामिक है वो मेन मेमोरी के अंदर यूज होती है, और एससी जो स्टैटिक होती है वो कौन सी मेमोरी के अंदर यूज होती है बेटा? वो कैशेस मेमोरी के अंदर यूज होती है। कैशेस के अंदर यूज होती है। मैंने ना 22 के अंदर, आई थिंक या 23 के अंदर एक मैराथन ली थी, लेकिन क्योंकि उसमें वो कंपनी की प्रमोशन थी तो ना उसको प्राइवेट करना पड़ा था। मैं ढूंढता हूं उसको, वो 1 घंटे की ही क्लास है, उसके अंदर ना आईसीटी के, मे भी शायद आप में से किसी ने देखा हो, आईसीटी के ना सारे डिफरेंसेस उसमें मैंने पढ़ाए हुए हैं। मैं ढूंढता हूं, अगर वो डिफरेंसेस वाली जो स्लाइड है, वो जो वीडियो है, वो मुझे मिलती है ना, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मतलब वो सारी क्लास ही डिफरेंसेस की है। YouTube का सेशन है, उसके अंदर बस डिफरेंस पढ़ाए हुए हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ये फलाना ढिमकाना, हर किसी का डिफरेंस है। तो कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, तो अगर आप उसको देख लोगे, अगर मुझे मिलती है, मैं प्रॉमिस कोई नहीं कर रहा हूं आपसे, अगर वो मुझे सेशन मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी प्रिपरेशन में और थोड़ी हेल्प हो जाएगी। राइट। उसके बाद ना रोम की कुछ टाइप्स आती हैं, रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्रोम की टाइप्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोम का मतलब मैंने आपको बता दिया, रीड ओनली मेमोरी है। 2-3 पॉइंट आप इसके पढ़ लो। रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। और जो रीड ओनली मेमोरी होती है, किसके द्वारा लगाई गई है? दिस इज इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। किसके द्वारा इंस्टॉल की गई है? ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल की गई है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल की गई है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो नॉर्मल नेचर है वो ये है कि इट इज रीड ओनली, इसको राइट नहीं किया जा सकता, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब अगर मॉडिफाई नहीं कर सकते तो फिर क्या है? लिखा हुआ ना, इट इज नॉन मॉडिफाइबल मेमोरी। ये तो इसका मेन रोम का मतलब बताया हुआ है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फॉर फर्मवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड। इसी वजह से ये किसके लिए यूज की जाती है? बूटिंग प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। अब सर बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग का मतलब ऑन ऑफ करना, ऑन ऑफ करना। अब आता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। आप जैसे खाली डिस्क आती है ना, वो वाली एक सीडी जिसपे एक बार आप कुछ बंद कर सकते हो, तो वन टाइम होती है। मतलब एक बार आप उसको प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब वन टाइम इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। एक टाइम आप उस पर क्या कर सकते हो? उसको चेंज कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई इट वन टाइम। वन टाइम आप उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। वन टाइम आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो किसका हिस्सा बन जाता है? वो प्रोम बन जाता है। मतलब प्रोग्रामेबल, एक बार प्रोग्राम कर दिया, ब्लैंक से एक बार बर्न कर दिया, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। देन आ जाता है ई प्रोम। ई प्रोम मतलब इरेजेबल। प्रोग्रामेबल, इरेजेबल का मतलब क्या है कि आप जितनी बार चाहो उसको प्रोग्राम कर सकते हो, जितनी बार चाहो इरेज कर सकते हो। तो ये नेचर के ऑपोजिट हो गई। नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर आप यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करते हो। यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करते हो। यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करके जो उसका डेटा है उसको वैनिश कर सकते हो। दोबारा जो उस पर प्रिंट करना चाहते हो, प्रोग्राम करना चाहते हो, वो कर दोगे। फिर उसका डेटा हटा दोगे, फिर उस पर कर दोगे, फिर उसका डेटा कर दोगे, फिर उसके बाद। क्लियर है जी? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? देन लास्ट में आ जाता है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल का मतलब क्या हुआ? यहां पर भी
ही आप डेटा को इरेज कर रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको यूवी लाइट्स की इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, आपको फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो ये फ्लैश मेमोरी वाली टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजली करंट की हेल्प से क्या कर सकते हो, मेमोरी को खत्म कर सकते हो, उसको डेटा उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। सो रोम नॉर्मल नेचर बताया हुआ है, जो मैन्युफैक्चरर ने लगा दिया उसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि रीड ओनली है। प्रोम है जिसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, बार बार प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। एक बार प्रोग्राम हो गई तो उसके बाद इरिवर्सिबल हो जाती है, चेंज नहीं कर सकते। देन आ जाता है ईप्रोम। ईप्रोम का मतलब क्या हो जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप बार बार उसको प्रोग्राम कर सकते हो, बार बार उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन किसके साथ, यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करके। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ईईप्रोम। ईईप्रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईप्रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आप सारे का सारा डेटा क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिमूव कर सकते हो। यस, जो फ्लैश मेमोरी है वो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। ये फ्लैश मेमोरी के अंदर इससे 1 अगर ये 1.0 है तो ये 2.0 है जो फ्लैश मेमोरी, इसके अंदर फ्लैश मेमोरी के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या किया जाता है, यहां पर यूज किया जाता है क्या करने के लिए बेटा, डेटा को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द डेटा। ओके गुड। देन आ जाता है रैम और रोम। इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, ठीक है, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ये दोनों ही आपकी किसका पार्ट है बेटा, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम है जो वॉलेटाइल होती है और पावर चाहिए होती है इसको कीप डेटा, मतलब वॉलेटाइल का मतलब टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब है कि भाई जब तक पावर है तब तक चलेगी, पावर के बाद खत्म हो जाएगी। दूसरा ये होती है रोम है, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि ये फिक्स होती है और डेटा है विदाउट पावर भी स्टोर करती है। फास्ट एक्सेस होती है बट एक्टिव डेटा मैनिपुलेशन, क्योंकि सीपीयू के द्वारा इसको डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। और इम्यूटेबल डेटा होता है, मतलब क्रिटिकल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है, जो बायस होता है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायस वाला वो जो सिस्टम है या फिर बूटिंग वाला जो सिस्टम है वो इसके कंट्रोल में होता है। मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव एकदम से अलग है एक दूसरे से। रैंडम एक्सेस होती है, लेवल क्विक रिट्रीवल होता है, स्टार्ट। ये देखो लिखा हुआ ना बूटअप, इस वर्ड को फोकस करना है। रोम को बूटअप के लिए यूज किया जाता है। अब एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। सुन लो, कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या हुआ, एक होता है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ था, आपने पहली बार उसको ऑन किया, जैसे आपने रात को कंप्यूटर बंद कर दिया, सुबह आप उसको ऑन करोगे तो कंप्यूटर मरा हुआ था। और वार्म का मतलब है कंप्यूटर चलते चलते कोई अपडेट आ गया तो आपने उसको रीस्टार्ट कर दिया, आपने उसको स्लीप मोड पे डाल दिया, उसके बाद आपने रीस्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने का मतलब जब मरा हुआ है तो जिंदा कर रहे हो तो कोल्ड बूटिंग है। और वार्म का मतलब है कि वो ऑलरेडी गर्म है, जो डेटा है, जो हमारी एप्लीकेशन सॉरी बोलते हैं ना कंप्यूटर है, वो ऑलरेडी चल रहा है। तो किसी रीजन की वजह से आपको उसको बंद करना पड़ गया, रीस्टार्ट करना पड़ गया, कोई जैसे अपडेट वगैरह आती है ना कि रीस्टार्ट नाउ ऐसा करके, तो वो आपका इसके अंदर आ जाता है। सो टेम्परेरी स्टोरेज है इसके अंदर नॉर्मली, क्योंकि रैम टेम्परेरी होती है, लेकिन ये जो डेटा है जो सेंसिटिव डेटा उसको भी स्टोर करके रख सकती है। तो इसके अंदर ये रोम वगैरह होती है, तो ये होते हैं। तो इसको आप रैम को अपना एनहांस भी कर सकते हो, क्योंकि रैम से आपके कंप्यूटर की स्पीड पे असर पड़ता है। तो आप जब कोई लैपटॉप या फोन खरीदने जाते हो तो अगर आपके सामने दो लैपटॉप है या दो फोन है, एक में 2 GB की रैम लगी हुई है और एक में 8 GB की रैम लगी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है जिसमें 8 GB की रैम लगी हुई है वो इससे 4 टाइम्स ज्यादा स्पीड से काम करेगा। तो एक्सेस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस वजह से जो आप फोन खरीदना पसंद करते हो उसके अंदर तब से खरीदना पसंद करते हो अगर उसके अंदर जो स्पीड है, वो जो रैम की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, रैम की कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। जो रैम की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। आप उस तरीके के फोन को खरीदना पसंद करते हो, उस तरीके के लैपटॉप को खरीदना पसंद करते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी। देखो फ्लॉपी एक बहुत ही फ्लॉप वाला हो गया सिस्टम, पुराना सिस्टम है, तो इसके अंदर आप बहुत डेटा स्टोर करके रख सकते हो। इसके अंदर लिमिटेड स्टोरेज होता था, तो 1.4 MB, सिर्फ 1.4 MB। इसकी जो शेप होती थी ना वो नॉर्मली आप लोगों ने वॉलेट जैसे देखी होगी, वॉलेट जैसा होता है, ठीक है, जैसे वॉलेट होता है ना ऐसे एक आयताकार होता है जिसके अंदर बीच में ऐसे गोल शेप बनी हुई होती है। सो इसके अंदर आप डेटा को बहुत फास्ट स्पीड से रीड राइट कर सकते हो। इसके अंदर जो स्पीड होता है वो थोड़ा स्लो होती है। ये रिलेटिवली ड्यूरेबल होती है और ये पोर्टेबल होती है, मतलब ये इसको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपनी जेब में वगैरह भी रख सकते हो। और जो हार्ड ड्राइव डिस्क है ये दोनों तरीके से आती है। एक इंटरनल आती है। इंटरनल कौन सी होती है बेटा, इंटरनल वो होती है जो सिस्टम के अंदर लग जाती है। इंटरनल कौन सी होती है, जो सिस्टम के अंदर लग जाती है। और हार्ड ड्राइव कौन सी होती है, एक एक्सटर्नल होती है जिसको बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हो, एक्सटर्नली कनेक्टर जिसको बाहर से कनेक्ट कर सकते हो, बाहर से इसको क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। सो लार्ज फिजिकल स्पेस होता है, वल्नरेबल टू डैमेज होता है, ऑब्सोल्यूट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल। और ये मतलब हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हो। जैसे मेरे पास कुछ हार्ड ड्राइव्स पड़ी हुई है, उनको 8 साल हो गया और मुझे नहीं लगता कि कभी खराब होंगी। 8 साल यूज के करके है, उसके बाद जितना मर्जी चलाते रहो, ये बड़ी जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाती है और आजकल तो यूज भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत आप ये बोल सकते हो कि आज से शायद 25 साल पहले 30 साल पहले ये डिस्क आई थी। तो जो आप यार आप एक आईफोन से फोटो क्लिक करते हो ना, तो वो भी कभी कभी 20 MB 30 MB की होती है और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1.4 MB। एक बेकार से फोन से भी फोटो क्लिक करोगे ना, वो भी 2-3 MB की होती है। तो आप सोचो कि इसको तो ऑब्सोलेट होना ही पड़ेगा, इसको तो मार्केट से बाहर होना ही पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसके अंदर जो स्पेस है वो बहुत कम है, स्पेस है वो बहुत कम है।
और जो हार्ड ड्राइव है ये तो देखो आपकी 1 टीबी की भी आती है, 2 टीबी की भी आती है, मैंने रिसेंटली ली है 5 टीबी की, मतलब ये 1000 जीबी हो गया, ये 2000 जीबी हो गया, ये 5000 जीबी हो गया। सोच सकते हो कितना डेटा है आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ, है इस वजह से। उसके बाद है सीडी और डीवीडी, ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और डिजिटल वीडियो डिस्प्ले जो इस तरीके से होता है। अब सीडी की जो कैपेसिटी है वो याद रखनी है, एक सीडी जो खाली डिस्क आती थी उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 700 MB होती थी, और ये 4.7 GB से लेकर 17.8 GB तक भी आती है। और आजकल जो ब्लू रे डिस्क आती है, आज के समय में जो ब्लू रे डिस्क आती है ना बेटा, वो अगर सिंगल साइडेड है तो उसमें 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हो, मतलब लगभग इससे 6 गुना या 5 गुना, और अगर डबल साइडेड है तो उसके अंदर 50 GB का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। वन साइडेड है तो 25 GB, ब्लू रे जो आजकल इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है, राइट। सो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, लेकिन ये वाला है हायर वीडियो क्वालिटी। मतलब आप सोचो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये ना आपको पूरा आईसीटी के अंदर या हर जगह पे आपको ये चीज एक ना समझने को मिलेगी। देखो, सीडी से हम डीवीडी पे आए, डीवीडी से हम ब्लू रे पे आए, क्यों आए, क्या रीजन है? जब सीडी आई थी तो सीडी सबसे बेस्ट थी, सीडी सबसे बेस्ट थी, सीडी सबसे बेस्ट थी, लेकिन टाइम के साथ साथ सीडी के अंदर खामियां आई तो डीवीडी पे पहुंच गए, फिर टाइम के साथ डीवीडी में खामियां आई तो ब्लू रे पे पहुंच गए, वही 1.0, 2.0, 3.0 ऐसा करके। तो इसमें म्यूजिक वगैरह के लिए बाद में डेटा वगैरह के लिए यूज किया गया है, और इसके लिए वीडियो, मतलब जो डीवीडी होती है ना, वीडियो वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जैसे पुराने समय में, आज तो चलो नहीं होगा, 15 साल पहले क्या होता था, एक सीडी की वो आती है ना, कोई मूवी देखने जाते थे तो फिल्म आती थी, एक डीवीडी लेके आए जिसके अंदर 5 in 1 ऐसे करके लिखा होता था ना, 5 in 1, 2 in 1, 2 in 1 या 7 in 1 ऐसे करके होता था ना, कि जैसे सपोज करो सनी देओल हो ना, सनी देओल की 5 फिल्में हैं, वो एक डीवीडी के अंदर डाल दी, है ना, तो फिर उसको आप चलाते हो तो जो मूवी आप देखना चाहते हो उसके थ्रू देख सकते हो। लेकिन वहीं पर नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो जो एक सीडी के थ्रू आप फिल्म देखते थे, वो सीडी 2 डिस्क में एक मूवी आती थी, कई बार तो 3-3 डिस्क भी लग जाती थी अगर मूवी लंबी होती थी। लेकिन डीवीडी में ऐसा नहीं, एक ही डीवीडी उसके अंदर 5 फिल्में हैं, एक ही डीवीडी उसके अंदर 5 फिल्में हैं, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, उसको भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं, इसको फटाफट से समझ लीजिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। आज के समय में अगर आपको पता है तो इंटरनेट पे इतने सारे, मतलब आप आज जो पर्सनल लाइफ में लोगों के क्राइम हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ इंटरनेट पे भी क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आज के टाइम पर आइडेंटिटी छुपाना बहुत आसान हो गया है। लोग वीपीएन लगा के कुछ भी कर रहे हैं, वीपीएन वगैरह लगा के कुछ भी कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, इस पर मूवी भी आई थी, मूवी मत देखिएगा, एक 10-15 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, आज ही देखना, कि हंट फॉर क्या था, क्रिप्टो किंग है ना, क्रिप्टो किंग था शायद, हंट फॉर क्रिप्टो किंग, ये तो शायद मूवी का नाम था, लेकिन आप लोगों को ना किसी चैनल पे वेबसाइट मिल जाएगी, डार्क वेब, नॉट हंट फॉर, किंग ऑफ डार्क वेब, किंग ऑफ डार्क वेब। मैं ये 4-5 दिन पहले देखी थी, डार्क वेब। तो डार्क वेब क्या है? डार्क वेब, हो सकता है सवाल आ जाए, डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर सारे इलीगल काम होते हैं, वहां पर ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो आप देख नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस तरीके की भी चीजें आती हैं, इस तरीके की भी चीजें आती हैं। तो डार्क वेब पे जितने भी इलीगल काम होते हैं, किसी को फिरौती देना, किसी को बम से उड़ाना, ये जो टेररिज्म वाले काम होते हैं, ये सब डार्क वेब के थ्रू होते हैं, और ये बहुत सिक्योर सिस्टम होता है, मतलब हम तुम लोग नहीं जा सकते वहां पर। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी असुर, मूवी तो नहीं है, वेब सीरीज आई थी असुर के अंदर ये चीज काफी बढ़िया तरीके से दिखाई थी। कोई भी आपने अगर कोई साइबर सिक्योरिटी वाली कोई भी मूवी देख रखी है तो उसके अंदर ये चीजें बहुत सही तरीके से दिखाई होती है, तो इनकी नॉलेज है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इससे कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेसी है या क्रिप्टोग्राफी है या फिर असेस कंट्रोल है, तो ये सरकार, जैसे अभी हैकर है, अब हैकिंग भी 2 तरीके की है। कैसे? एक हैकिंग है जो कि एथिकल हैकिंग है। एथिकल हैकर कौन होते हैं? एथिकल हैकर वो होते हैं जो लोग कोर्स करके सरकार के लिए काम करते हैं, एजेंसीज के लिए काम करते हैं, टेररिस्टों के अकाउंट बंद करते हैं, उनके अकाउंट्स में से पैसा सील करते हैं, उनकी वेबसाइट्स को हैक करते हैं। और दूसरे होते हैं जो हैकिंग इलीगल तरीकों के लिए करते हैं, किसी की वेबसाइट को हैक करके उनसे फिरौती मांगना, किसी के सिस्टम को लॉक लगा के फिरौती मांगना, किसी के कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, प्राइवेट वीडियोस को क्या करना, अपने पास लेके आना और उसके बेसिस पे क्या करना, उनसे वो काम करवाना। तो ये सब चीजें किसका हिस्सा है? ये सब साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी का हिस्सा है, जो आज के समय में बहुत ज्यादा चीजें हैं वो फैली हुई है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके के अटैक्स होते हैं, ये समझ लीजिए, 1 लाइन में मैंने सबका मीनिंग बताया हुआ है। यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक होता है ट्रोजन हॉर्स। देखो, ट्रोजन हॉर्स दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस है, जिसको ट्रोजन बोला जाता है। ट्रोजन वायरस है वो दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है, जो देखने में आपको लगता है कि आपका दोस्त है, लेकिन है तुम्हारा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन। तो ये दुश्मन होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, भेड़ के चाल में भेड़िया, या पता नहीं किसके चाल में, दोस्त के भेष में दुश्मन, ऐसा होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये आ गया तो भैया फिर वो सब खत्म कर देगा। ट्रोजन एक लिखा हुआ ना, डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर दैट ट्रिक्स यूजर इनटू इंस्टॉलिंग देम, जो लोगों को बोलते हैं कि आप इंस्टॉल कर लो इसको, ऐसे। दूसरा वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। वर्म क्या होते हैं? वर्म होते हैं कीड़े। मॉलवेयर होते हैं जो खुद को जन्म देते हैं, खुद से शादी करती हैं, खुद के बच्चे पैदा करते हैं, और जैसे जुए
होती है ना, डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं जुएं पड़ी होंगी, नहाते तो हो नहीं, बचपन में छोटे हुए थे, जुएं पड़ी होंगी, तो अगर आपके सर में एक जुएं आ गई ना, तो फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 16 इस तरीके से होती है। वही काम वॉर्म का होता है। वॉर्म मतलब आपके कंप्यूटर को ऐसा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन डेटा वगैरह को करप्ट वगैरह कर देते हैं। तो ये क्या करता है, जो वॉर्म होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इनको किसी सोर्स फाइल की भी जरूरत नहीं होती, इनको किसी सोर्स फाइल की भी जरूरत नहीं होती, ये एक बार आ गए तो बस ये खुद से अपनी आबादी को बढ़ाते रहते हैं, ये खुद से अपनी आबादी को क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। देन आता है रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती मांगना। कोई आपके कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे जिससे वो आपके कंप्यूटर को लॉक लगा दे, फिर वो आपसे फिरौती मांगे कि भैया इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरा सिस्टम नहीं ओपन करूंगा, तेरा जो डेटा है इसको चोरी कर दूंगा, लीक कर दूंगा, इस तरीके से उसको रैंसमवेयर बोलते हैं। देन आ जाता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर होता है, आप लोगों ने देखा होगा हर एप्लीकेशन, हर फोन के अंदर आजकल पेरेंटल कंट्रोल आता है, पेरेंटल कंट्रोल होता है। तो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाई का मतलब किसी को जासूसी करना। किसी के कंप्यूटर में आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो आपके पास उसका एक्सेस आ गया, आपको पता चला कि भैया क्या देख रहा है वो चीज। देन आ जाता है एडवेयर। एडवेयर का मतलब क्या होता है, आपके लैपटॉप में बिना मतलब की एड्स आती रहती हैं, ठीक है, कान साफ करवा लो, दांत साफ करवा लो, आंखों की नजर बढ़ जाएगी, कद बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा फलाना, वो अपने आप ऐसे पोपो पोपो करके आती रहती है। देन आता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, आपको जाल में फंसाना। आपको कोई मेल आती है, जिस मेल को देख के आपको लगता है कि ये तो जेन्युइन है, एसबीआई की मेल होगी, आरबीआई की मेल होगी, तो आप क्या करते हो, वहां से उस मेल पे क्लिक कर देते हो और फिर वो आपका सेंसिटिव डेटा, आपके कार्ड की डिटेल, आपका एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजों को क्या कर लेते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब आपको अपने जाल में फंसाना। राइट। देन आ जाता है रूट किट। रूट किट का मतलब क्या होता है, स्टेल्थी मॉलवेयर प्रोवाइडिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। रूट किट का मतलब क्या होता है, बैक एंड से क्या कर देना, एक तरीके से सिस्टम के अंदर एंट्री कर देना, अनऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम के अंदर एंट्री कर देना, अनऑथराइज्ड सिस्टम से यूज करके फिर उस सिस्टम को जैसे मर्जी इस्तेमाल करना। देन आ जाता है फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब क्या होता है, इसमें पता क्या होता है, इसके अंदर एक अलग वेबसाइट बना दी जाती है, फेक साइट फॉर डेटा थेफ्ट। जैसे amazon.com है, तो सेम टू सेम अमेजन का क्लोन बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्लोन बना दिया जाता है, और क्लोन के थ्रू आपको उस वेबसाइट पे जाके आपकी डिटेल ले ली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सेम टू सेम वैसी ही साइट है, बनी हुई है जैसी वो थी, तो आपको लगता है कि अच्छा यार ये तो जेन्युइन साइट है। देन आ जाता है स्केयरवेयर। डिसेप्टिव पॉपअप्स फॉर फेक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। स्केयरवेयर पता समझ लो, स्केयर का मतलब डराना। तो इसमें ना आपके लैपटॉप में ऐसे पॉपअप आते रहते हैं, तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया है, कभी आवाज आने लग जाएगी, जैसे एम्बुलेंस आती है, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। जैसे स्केयरवेयर, स्केयर मतलब डरा देना। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा एक मतलब आप किसी वेबसाइट पे गए तो आपने कुछ उस पर क्लिक किया तो वो आप लोगों को एकदम से ऐसी कोई एक वार्निंग दे दी कि आपका कंप्यूटर ये हो गया है, फलाना हो गया। दूसरा पॉलीमॉर्फिक वायरस, इवेड्स एंटीवायरस डिटेक्शन बाय चेंजिंग कोड, जिसके अंदर आप एंटीवायरस को क्या कर देते हो, तो देते हो एंटीवायरस के अंदर ही एंटर कर देते हो। की लॉगर होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे आप रैंसमवेयर यूज करते हो तो की लॉगर्स होते हैं, तो ये भी की स्ट्रोक्स के थ्रू, जैसे कैचेस के थ्रू मेमोरीज को, डेटा को स्टोर किया जाता है। और देन आ जाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, जब आप फेक आइडेंटिटी, जैसे वो आजकल बोलते हैं ना कुछ आईएएस आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो ये फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप ये टॉपिक आपका रह गया था, वो भी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी पीवाईक्यूज में जो इसके टर्म्स वगैरह आपको देखने को मिल रही है, आप उसको एक बार पढ़ सकते हो। मैं आज क्लास वो ढूंढता हूँ, डिफरेंस वाली क्लास थी, बहुत अच्छी थी, मेरी भी फेवरेट क्लास थी, तो उसका अगर मेरे को एक्सेस मिलता है तो वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। आईसीटी में और भी आप लोगों को 1 घंटे की क्लास है, लेकिन आपको बहुत कुछ उस क्लास से सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने कंपैरिजन चार्ट ही पढ़ाए हुए हैं, कंपैरिजन चार्ट ही आप लोगों के दिमाग में बिठाए। ठीक है, आई होप कि अभी 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स जितनी भी हमने पढ़ी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। इसी तरीके से जब सारी क्लासेस 1.0 को जरूर से अटेंड कर लेना, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि बस यही अटेंड करना है। उसके अंदर ऑलरेडी आप लोगों को इसी वजह से अल्टरनेटिव डे पे क्लास रखी है, ताकि जिन बच्चों ने उस कोर्स को अटेंड नहीं किया हुआ, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन ही है, लेकिन वो भी बहुत यूजफुल सेशंस हैं, बहुत काम की बातें हैं वहां पर, उसको जरूर से अटेंड करिए। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।